हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। डिस्कस कर लेते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नेसेसिटी ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है जो कॉस्टिंग की हमें नीड पड़ी। तो नेसेसिटी क्या है कॉस्टिंग की नीड क्यों पड़ी। उसके बाद एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। आंसर की बात करूँ तो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या क्या है। पहला है, फाइनेंशियल अकाउंट डू नॉट कंटेन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल कंज्यूम्ड। जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं होती। ठीक है, पहली लिमिटेशन ये है। दूसरा है, नो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आइटम्स। जो कॉस्ट है उसका क्लासिफिकेशन डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, उसमें क्लासिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे हम। आगे बात करते हैं, नो रिकॉर्ड फॉर वेस्टेज। जो बेस्ट हो रहा है कंपनी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। चौथा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स डील ओनली विद द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो डील करते हैं बिजनेस के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे। ठीक है, तो जितनी मतलब पूरी प्रॉफिट कितना हो रहा है उससे डील करते हैं, डिपार्टमेंट द्वारा डील नहीं करते कि कॉस्ट में कितना, मतलब सेल्स में कितना हुआ और परचेज डिपार्टमेंट में कितना हुआ, कितना कॉस्ट लगा, कितना हमें लॉस हुआ, इससे नहीं, वो पूरी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे डील करते हैं। पांचवा है, नो असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए वो हेल्प नहीं करता फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड पड़ी। सिक्स है, इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या है कि हर एक ऑपरेटिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिटेल प्रोवाइड नहीं कराता। ये है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बात करते हैं नेसेसिटी, नीड या रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्टिंग। किसी भी टाइप क्वेश्चन आ जाए, चाहे नेसेसिटी, चाहे नीड, चाहे रिक्वायरमेंट कॉस्टिंग का, तो आपको ये आंसर लिख के आना है। पहला है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन। ठीक है, और सर्वाइवल नीड टू कीप हैव कंट्रोल ओवर कॉस्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब ग्लोबल कंपटीशन हो चुका है, पूरे विश्व में कंपटीशन है, दूसरे देश की कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको कॉस्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे उतना आप प्रॉफिट कमाओगे, जितना प्रॉफिट कमाओगे उतनी बिजनेस को ग्रो करोगे। ठीक है, तो कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है, लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उनसे हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है उसका, तो उसके लिए हमें वेस्टेज और लॉसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा नेसेसिटी। तीसरा है, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि जो मैनेजमेंट है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग कर दिया कि कॉस्ट को पता करने के लिए अलग से एक वो रख दिया, मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट को हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दिया जिससे कि अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। अब बात करते हैं फास्ट डिसीजंस। जब कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग चीज़ों में वर्क करेंगे तो डिसीजन फास्ट आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें कोई डिसीजन चाहिए कि भाई क्या कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाए। हमें यही नहीं पता है कि हमारा कॉस्ट ज़्यादा जा कहाँ पे रहा है, तो हम कैसे मतलब डिसाइड करेंगे कि कैसे रिड्यूस की जाए। हमें जब पता है कि हमने कॉस्टिंग कर रखी कि हमारा यहाँ पे इतना वेस्टेज हो रहा है, इतना ओवर लोड, मतलब जो क्या ओवरहेड आ रहा है, इतना यहाँ पे हम इससे कम कर सकते हैं, तो हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉस्टिंग की नीड पड़ी। फिफ्थ है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये होती है कि जो हमारी कंपनी है उसमें से जो हमारा रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज ना हो। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए, तो ये हमारी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्स्थ है, ऑप्टिमम प्रॉफिट। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए हमें क्या करना, नेसेसिटी है किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन अ बिजनेस। मतलब कि जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई हैं, जितनी भी कॉस्ट, मतलब जितना हमें एक्सपेंस हुआ है, जितनी हमें कॉस्ट देनी पड़ी है किसी भी बिज़नेस में, उसका रिकॉर्ड रखना ऐसे तरीके में जो कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाए। मतलब कि जितनी कॉस्ट हुई है, ठीक है, बिज़नेस में, उसका एक रिकॉर्ड रखना इस तरीके से कि जो बाद में मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, काम आए। जैसे मान लो कि प्लानिंग हो रही है, डिसीजन हो रहा है, तो उसका उसमें यूटिलाइज़ कर सके, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो पहला है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प बिजनेसेस एक्यूरेटली एसेट कॉस्ट। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, बिजनेस को हेल्प करती है जो कॉस्ट है उनका एक्यूरेट पता करने के लिए कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, दूसरा है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन इम्प्रूव कॉस्ट इफिशियंसी। जो कॉस्ट अकाउंटिंग वो क्या कर सकती है, कॉस्ट इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है। तीसरा है, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एन इफेक्टिव बजट प्लान। जो बजट प्लान आप बनाते हो, फ्यूचर प्लान बनाते हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा इफेक्टिव बजट प्लान बना सकते हो। आगे बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन इन्फॉर्म बेटर डिसीजन मेकिंग।
जो कॉस्ट अकाउंटिंग वो क्या कर सकती है, जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे से इन्फॉर्म कर सकती है, ठीक है। डिसीजन अच्छे से वो आप बना सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, अच्छे डिसीजन ले सकते हो। पाँचवा है कॉस्ट अकाउंटिंग कैन गाइड प्राइसिंग, जो प्राइस है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो है टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनका कॉस्ट को असर्ट करना, मतलब उनकी कॉस्ट को पता करना, किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। दूसरा है टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ वेस्टेज, जो वेस्टेज हो रहा है उसके कॉजेज क्या है, उसके रीजंस क्या है, इसको पता करना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। तीसरा है टू कंट्रोल कॉस्ट बाय एनालाइजिंग एंड कंपैरिजन, मतलब कि एनालाइज करके और कंपैरिजन करने से कि पिछली बार में जो हमने अपनी जो प्रोडक्ट बनाया था उसमें कितना कॉस्ट लगा था, इस बार में कितना लग रहा है, उससे क्या करते हैं हम, कंट्रोल करते हैं किसको, कॉस्ट को। चौथा है टू कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट ऑल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट के रिगार्डिंग वो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, उससे कम्युनिकेट करनी है, उसको बतानी है, इन्फॉर्म करनी है, ठीक है। पांचवा है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के टाइम में क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उससे हम प्रोवाइड करनी है जिससे कि अच्छा डिसीजन बन सके। आगे है बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड रहती है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सेवन्थ है इंश्योर प्रॉफिट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, मतलब कि हर एक एक्टिविटी हर एक डिपार्टमेंट से हमें प्रॉफिट पाना है, ये इंश्योर करता है कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव थे। देखो इससे पहले आपको बता दूं, जब भी ऑब्जेक्टिव आता है एडवांटेज आता है, देखो बहुत ही मतलब कि ज़रूरी है आपके लिए। जैसे मान लो कि आपको एडवांटेज पता है, ऑब्जेक्टिव नहीं पता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपके पापा ने आपको फ़ोन दिया, ठीक है, आपको फ़ोन दिया, बोला कि बेटा इससे पढ़ाई करो, तो आपके पापा ने आपको फ़ोन दिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ाई करना ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि आप अपने मन से पढ़ाई कर सको। और दूसरा ऑब्जेक्टिव उसका क्या होगा कि आप अपने डाउट क्लियर कर सको, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि घर बैठ के पढ़ सकूँ। चौथा क्या होगा कि जो टीचिंग का खर्चा है वो आपका बच जाएगा। पांचवा क्या है कि आप डिफरेंट टाइप्स के टीचर्स से पढ़ सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव हो गए फ़ोन देने की पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि मैं घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, डिफरेंट टीचर से पढ़ सकता हूँ, ठीक है। बात समझ रहे हो, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अचीव कर लेना क्या होता है, एडवांटेज होता है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे मान लो कि कॉस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का क्या करता है, कॉस्ट असेंड करना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को असेंड कर लिया, ये क्या एडवांटेज है, ठीक है। वेस्टेज को आइडेंटिफाई करना क्या ऑब्जेक्टिव है, वेस्टेज ना हो ये क्या है, एडवांटेज है। तो आप समझ रहे हो कि ऑब्जेक्टिव अगर आपको पता है तो एडवांटेज आराम से लिख लोगे, एडवांटेज आपको पता है तो ऑब्जेक्टिव आराम से लिख लोगे। तो इनको ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो ये एक ट्रिक है जिससे कि आप अपना टाइम बचा सकते हो। आगे बात करते हैं डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एलिमेंट क्या है कॉस्ट के और रोल क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट के, और मेथड और टाइप्स क्या है कॉस्टिंग के, ठीक है। तो आंसर की बात करूँ, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में है देर आर थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तीन एलिमेंट्स है। पहला है मटेरियल, मटेरियल रेफर टू दोज कम्युनिटीज़ विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल कंपोनेंट। मटेरियल क्या होता है कि वो चीज़ें होती हैं जो रॉ मटेरियल के कंपोनेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसे मटेरियल बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप सामान बना रहे हो तो उसमें जो जो लगने वाला है वो क्या है, मटेरियल है। जैसे आप खीर बना रहे हो, खीर में क्या लगेगा, चावल लगेगा, दूध लगेगा, चीनी लगेगी, मतलब शुगर लगेगा, ठीक है, और मतलब जो भी लग रहा है आपका खीर में, ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, तो वो क्या है, मटेरियल है। अब बात करते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है। डायरेक्ट मटेरियल की बात करूँ तो क्या है, ऐसा मटेरियल जो सीधा उस चीज़ में लगे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि एक प्लास्टिक की बोतल है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, तो आप बोलोगे उसका डायरेक्ट मटेरियल है प्लास्टिक, तो सीधा लगा हुआ है, उसमें दिख रहा है, फिजिकल है, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जो सीधा लगे उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लो कि फ्लोर है, एग्स है, यीस्ट है, शुगर है, किसके लिए, बेकरी, बेकरी का सामान जब बनता है तो उसके लिए जो फ्लोर मतलब आटा, एग्स मतलब अंडा, ईस्ट मतलब जो आप जिससे जिससे मतलब ब्रेड बनता है वो, और शुगर मीन्स चीनी। तो ये चारों चीज़ें क्या है, आपका जो भी बेकरी का सामान उसमें आता ही आता है, तो वो क्या डायरेक्ट मटेरियल है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की, मतलब कि उसमें लगे उसकी मतलब ऐसा मटेरियल जिससे उसको बनाने में हेल्प हो लेकिन डायरेक्टली उसमें ना लगे। बात समझ रहे हो, ऐसा मटेरियल जिसको बनाने मतलब उसको बनाने जिस जिस मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए जिस मटेरियल की हेल्प ली जाए लेकिन उसमें डायरेक्टली ना लगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको फ़ोन बनाना है, फ़ोन के लिए आप क्या करते हो, स्क्रू ड्राइवर चाहिए वो पिन खोलने के लिए, तो स्क्रू ड्राइवर क्या है, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। जो लाइटिंग लगी हुई है, लाइटिंग क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि आप उसका यूज़ तो कर रहे हो किसी चीज़ को बनाने में, लाइटिंग के बिना कैसे बना लोगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, नहीं जैसे आपके क्या बोलते हैं, पेन हो गया, टैप हो गया, स्केल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं। आई थिंक आपको समझा गया होगा। दूसरा है लेबर, लेबर क्या होता है, कोई किसी फर्म के वर्कर्स जो काम करते हैं वो लेबर कहलाता है। इसमें भी दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेम वही है, डायरेक्ट कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली उस काम प्रोडक्शन को करें, मतलब कि जो बना रहे हैं उस चीज़ को, वो क्या हो गए, डायरेक्ट हो गए। जैसे मान लो कि एक कार बन रही है, अब कार में जो कोई भी उसमें जो भी इंजीनियर है उसमें वर्क कर रहे हैं, कार के जो पार्ट्स उनको बना रहे हैं, कार्स को पूरा बना रहे हैं, वो कौन से, डायरेक्ट है, ठीक है। और इनडायरेक्ट कौन है,
इनडायरेक्ट वो हैं जो कैश मतलब किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया कंपनी का, ठीक है, वो भले ही कार नहीं बनाते लेकिन कार का मैनेजमेंट देखते हैं। वैसे सेल्समैन हो गया, कार नहीं बनाते हैं लेकिन कार्स को बेचते हैं, वो भी उसमें काम आ रहे हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए जो बाद में क्या करते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं कारें, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी एक लेबर है, लेकिन कौन से, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। तो आपने सही दिन समझ में आ जाएगा ये दूसरा पॉइंट। तीसरे बात करते हैं एक्सपेंसेस। तो ये क्या होता है, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं मटेरियल और लेबर को छोड़कर उन्हें बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, ध्यान समझना। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं किसको, मटेरियल और लेबर को छोड़ के क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट डायरेक्टली गो इनटू प्रोड्यूसिंग गुड और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कैरेज इनवर्ड, आपने कोई मटेरियल बाहर से मंगाया, ठीक है, वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया क्योंकि प्रोडक्शन में लगने वाला है। उसके बाद हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, कोई आपने मशीनरी इक्विप की है या कोई भी चीज़ इक्विप की है उसका जो चार्जेस है वो क्या है, डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट की बात करूँ तो इसमें क्या है, जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस दैट कीप यू ऑपरेटिंग, मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी वजह से आप क्या कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ बना रहे हो, जनरल, ठीक है, उसमें मतलब कि उसके प्रोडक्शन में नहीं लग रहा लेकिन वो एक्सपेंसेस के बिना आप कर भी नहीं सकते, मतलब उनका यूज़ हो रहा है। जैसे कि रेंट हो गया, जिस फैक्ट्री में आप रह रहे हो रेंट पे लिए, रेंट हो गया, ठीक है। अब रेंट तो उसमें आ नहीं रहा, और मतलब कि जो ऑपरेटिंग है उसमें रेंट तो आ नहीं रहा, लेकिन रेंट भी ज़रूरी है देना क्योंकि इस फैक्ट्री में काम कर रहे हो आप। उसके बाद जैसे आपका हो गया जनरल ऑफिस हो गया, एक्सपेंसेस, जो ऑफिस है उसके एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज़, जो भी चीज़ें आप यूटिलाइज कर रहे हो लाइक पेन टैप, जो इसके एक्सपेंसेस सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब बात करते हैं रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट की, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट उसके रोल क्या होते हैं। पहला है प्लानिंग, स्टडिंग एंड कलेक्टिंग डाटा ऑन रॉ मटेरियल, लेबर एंड इन्वेंट्री, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है, जो लेबर है, इन्वेंट्री है, उसका प्लानिंग करके, स्टडी करके और क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं इसके बारे में कि कितना रॉ मटेरियल है, कहाँ खर्च हो रहा है, कितने लेबर काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री कितना बचा हुआ है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल वेस्ट एंड इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट, मतलब कि जो कंपनीज का फाइनेंशियल वेस्ट है, जो पैसा वेस्ट हो रहा है फालतू का, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट। आगे बात करते हैं प्रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो जितनी गुड्स को सोल्ड किया गया उनकी कॉस्ट क्या थी और प्रोडक्शन रिपोर्ट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। आगे बात करते हैं सपोर्टिंग टॉप मैनेजमेंट इन कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट रिपोर्ट, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं कैसे, कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस को देकर, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं किस, जिससे कि वो कॉस्ट के संबंध में डिसीजंस को ले सकें। कैसे करते हैं सपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट को प्रोवाइड करा के, ठीक है। कॉस्ट रिपोर्ट में क्या रहता है कि कितना खरीदा था, कितना गया, कितना उसमें लगाया गया, कितना खर्चा आया, सारी चीज़ उसमें रहती हैं। तो इससे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है उसको सपोर्ट मिल जाता है जिससे कि वो कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजंस ले सकें। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की, तो इसमें जो मेथड देख लेते हैं, जॉब कॉस्टिंग है। ये देखो पहले बता रहा हूँ एग्जाम टाइप्स और मेथड अलग अलग है, मैंने दोनों डिस्कस किए हैं। ये मेथड्स है कॉस्टिंग के, टाइप्स अलग होते हैं, ठीक है। तो टाइप में कंफ्यूज मत होना, अगर आपको टाइप्स याद नहीं आ रहे तो इनको लिख के आ सकते हो, मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि एक प्रॉपर आंसर लिखना, तो उसके लिए आपको मेथड्स अलग है, टाइप्स अलग है। अगर हम बात करें मेथड्स की तो इसमें जॉब कॉस्टिंग है। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड डिजाइन टू हेल्प यू ट्रैक द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड जॉब, मतलब कि किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट या जॉब को ट्रैक करने के लिए एक मेथड, अकाउंटिंग मेथड डिजाइन कैसे हम बोलते हैं, जॉब कॉस्टिंग। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल जॉब है, ठीक है, अब उसके बारे में आपको पता करना है, उसके बारे में उसको ट्रैक करना कि क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए जॉब कॉस्टिंग कर लिया, ठीक है। वो जॉब मतलब पर्टिकुलर जॉब की कॉस्टिंग हो गई। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है कॉस्ट की होती है, वैसे जॉब कॉस्टिंग होगी, ठीक है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द ट्रैकिंग ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर, तो किसी कस्टमर के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। मतलब कोई बड़ी बड़ी जब बिजनेस की डील्स होती है ना, बड़े बड़े जब बिजनेस होते हैं उनके लिए, बड़े बड़े वर्क्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि आपको कोई बड़ी बड़ी रोडें बनानी है या फिर कोई ब्रिज बनाना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की, तो बैच कॉस्टिंग इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये क्या है, जॉब कॉस्टिंग का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। इन विच द कॉस्ट ऑफ ईच बैच ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैलकुलेटेड। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन के बैचेस हैं, मतलब कि अब इसमें क्या है, जॉब कॉस्टिंग बहुत सारा आ जाता है, सेल्समैन आ जाता है, सेल्स डिपार्टमेंट आ जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाता है, या फिर सेल्स में ही बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि प्रोडक्शन है, आप बना रहे हो क्या, शर्ट में भी क्या है, कोई बटन बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई कपड़ा सिलता है। अब ये सारे बैचेस हैं, ठीक है। इन सभी बैचेस की अलग अलग कॉस्टिंग करना क्या कहलाता है, बैच कॉस्टिंग कहलाता है। अब बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग।
तो द कॉस्ट एज लोकेटेड टू अ सेलेक्टेड यूनिट, मतलब किसी भी एक यूनिट पर कोई कॉस्ट एलोकेट की गई उसे हम बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। जैसे मान लो कि आपने एक शर्ट बना ली, ठीक है, उस शर्ट की पर्टिकुलर कॉस्ट को इन्वेस्टिगेट करना कि शर्ट में कितना मटेरियल यूटिलाइज हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, उस पर्टिकुलर यूनिट मतलब पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर रहे हैं हम, उसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। कैलकुलेट कैसे की जाती है, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जैसे मान लो कि आपको 20 शर्ट बनाने में 1000 मतलब 20 शर्ट बनाने में 1000 रुपये लगे, ठीक है, तो इसका एक जो उसकी यूनिट कॉस्टिंग क्या होगी, 20 शर्ट में 1000 रुपये लगे तो 1000 का भाग दे दो 20 से, मतलब कि आपका आ जाएगा कितना, 500 रुपये नहीं 50 रुपये आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो 50 रुपये आपका क्या है, यूनिट कॉस्टिंग है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लेते हैं। Process costing is applied to determine the cost of production in industries where products pass through different phases of production before completion। मतलब कंप्लीट होने से पहले जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, डिफरेंट फेसेस पे जाता है, किसके, प्रोडक्शन पे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ऐसे मतलब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनको डिफरेंट फेसेस चाहिए प्रोडक्शन को कंप्लीट होने से पहले, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस क्या होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 पे जाके खत्म होना, ठीक है। अभी स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक क्या है, प्रोसेस है कि इससे पहले हमने ये किया, फिर ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, लास्ट में जाके हमारा फाइनल गुड बनने वाला है। तो ये प्रोसेस हैं जो स्टेजेस में बटे हैं, स्टेज 1 में कुछ और हुआ, स्टेज 2 में कुछ और हुआ, तो इनकी अलग अलग क्या करना, कॉस्टिंग करना, क्या कहलाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। सिंपल समझ लो कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जिसको बनने में अलग अलग टाइप के प्रोसेस लगते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्टेज लगते हैं, कि एक बार नहीं बन जाता। उसके लिए क्या करते हैं, पहले ये बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं, फिर बड़ा बनाते हैं, इसका और बड़ा बनाते हैं, तो वो क्या है, प्रोसेस हो रही है। तो उन प्रोसेस की कॉस्टिंग करना क्या कहलाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ सर्विस, मतलब कि कोई सर्विस को ऑपरेट करने के लिए इस कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने सर्विस क्या की, बस की सर्विस ली, रेलवेज़ की सर्विस ली, वाटर सप्लाई की सर्विस ली, नर्सिंग की सर्विस ली, ठीक है, होम की सर्विस ली, सब क्या है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। अब बात करते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग की। तो मल्टीपल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग 2 और मोर कॉस्टिंग मेथड्स फॉर असर्टिंग ऑफ कॉस्ट बाय द सेम फर्म, मतलब कि एक या एक से अधिक कॉस्टिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो किसी फर्म के कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा। तो मल्टीपल कॉस्टिंग क्या कहलाता है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए से उसी फर्म में, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ कॉमन मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मतलब किसी कॉमन कॉस्टिंग के किसी कॉमन मेथड का यूज़ करके, मतलब प्रैक्टिस का यूज़ करना बाय नंबर ऑफ फर्म्स, मतलब कि डिफरेंट फर्म्स जो मतलब एक शहर में 20 फर्म्स है, ठीक है, 20 फर्म है, 20 बिजनेस फर्म है, उन्होंने क्या किया कि एक ही कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, हर एक कोई एक ही कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं। ये मेथड थे कॉस्टिंग की, उन्होंने क्या किया, सबने जॉब कॉस्टिंग का यूज़ कर लिया, तो जितनी जॉब्स है उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जॉब कॉस्टिंग का यूज़ किया, तो हर एक फर्म ने जब जॉब कॉस्टिंग का यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मतलब एक जैसा, ठीक है। यूनिफॉर्म वर्ड कहाँ से आता है, हमारा स्कूल में पहनते थे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान। यूनिफॉर्म उसको क्यों रखा गया, क्योंकि वो एक जैसी होती है, पूरा स्कूल के जितने बच्चे सब एक जैसा पहन के आते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, तो एक जैसा होता है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है कि जब बहुत सारी फर्म्स एक जैसी कॉस्टिंग करती है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ये टाइप्स है कॉस्टिंग की। तो इससे पहला है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्वर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये क्या है कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट की। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू यूज्ड इन अकाउंटिंग इन विच द वैल्यू ऑफ एन असेट ऑन द बैलेंस शीट इज रिकॉर्डेड एज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट व्हेन एक्वायर्ड बाय द कंपनी। तो हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस आ गया था, एक छोटा सा बच्चा आ गया था तो इसलिए मैंने पॉज कर लिया था। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या है, हिस्टोरिकल मतलब क्या है, हिस्ट्री। तो उसमें क्या होता है, जो असेट्स है आपने खरीदा था उसकी जो वैल्यू थी उस टाइम जो आपने खरीदा था, तो बैलेंस शीट में आप क्या कर रहे हो, उसी वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब कि जो असेट की ओरिजिनल कॉस्ट है आप उसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें डिप्रिसिएशन का यूज़ नहीं कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर एन एक्चुअल कॉस्ट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मतलब जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता, लेकिन आपने क्या किया, एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट ले ली कि हमें इतना खर्चा हुआ
हुआ है इस बार भी इतना ही होगा, एक्चुअल नहीं पता आपको, आपने क्या किया उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया किससे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट से, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसे मान लो कि आपको लास्ट टाइम जो कॉस्ट पड़ी थी वो थी 100 रुपये, और आपने इस बार क्या किया कि यार 100 रुपये लास्ट टाइम पड़ी थी तो 100 से 101 के बीच में ही पड़ने वाली, तो आपने उसको एक्सपेक्ट कर लिया मतलब कि इतना पड़ने वाला है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आपको नहीं पता कितना है, एक्चुअल कॉस्ट क्या पता 95 आए, क्या पता 90 आए, तो आपने क्या किया उसको एक एग्जामाइन कर लिया, एक एक्सपेक्ट कर लिया कि इतनी कॉस्ट हमारी होने वाली है, उससे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मतलब कि मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस रिक्वायरमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, मतलब कि जो मटेरियल कंट्रोल है उसकी इफेक्टिव सिस्टम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इफेक्टिव सिस्टम के लिए, और स्टोर डिपार्टमेंट की फंक्शंस क्या है, इतना क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव मटेरियल कंट्रोल देख लेते हैं। जो मटेरियल है उसको कंट्रोल करना क्या कहलाता है, मटेरियल कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में जितने भी टाइप के मटेरियल है सबकी कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अवेलेबल ही ना हो और प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो हमेशा क्या होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट्री में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा है ओवर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड, अब इतना भी नहीं कि ज़्यादा आपने रख लिया मटेरियल फिर वो ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो आपको ओवर स्टॉक भी नहीं रखना मटेरियल का, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। तीसरा है मटेरियल शुड बी परचेस्ड ऑन द मोस्ट फेवरेबल कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट एक फेवरेबल है जिसपे हम खरीद सकते हैं मटेरियल को, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसी कॉस्ट पे हमें क्या करना है, मटेरियल को परचेस करना है। चौथा है परचेस ऑफ मटेरियल शुड बी ऑफ द राइट क्वालिटी, जो मटेरियल आप परचेस कर रहे हो किस कैसा होना चाहिए, राइट क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई घिसा-पिटा मटेरियल खरीद के ले आए, ठीक है, एक राइट क्वालिटी का क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। आगे है मटेरियल शुड बी प्रॉपर्ली स्टोर्ड, जो मटेरियल आपने खरीदा उसको क्या करना है, प्रॉपर्ली स्टोर करना है, ओके। 6 है द मैनेजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड द एबिलिटी ऑफ स्टॉक, जो मैनेजमेंट है उसको प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन किसके, जो मटेरियल की कॉस्ट है उसका और स्टॉक कितना अवेलेबल है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल का, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। पहला है इट इंश्योर्स अंडर अनरिस्ट्रिक्टेड एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, इससे क्या होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड और कंटिन्यूस सप्लाई रहती है किसकी, मटेरियल की, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि आपको मटेरियल की नीड पड़ रही है, आप मटेरियल आपके पास नहीं है, आपको मशीनरी मतलब स्टॉक करनी पड़ रही है, प्रोडक्शन ऐसा नहीं है, आपके पास हमेशा कंटिन्यूस सप्लाई रहती है मटेरियल की। दूसरा है इट मिनिमाइजेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के लिए आप क्या कर रहे हो, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है कौन, मटेरियल कंट्रोल, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो मटेरियल को, वेस्टेज नहीं होगा तो इससे क्या होगा, कैपिटल मिनिमाइज होगी। तीसरा है इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जो स्टोरेज है उसकी क्या करता है, कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। आप अब डायरेक्ट वे से क्या कर रहे हो, बहुत सारा मटेरियल आपने खरीद लिया कि हमें ज़्यादा मटेरियल चाहिए, मतलब कि जिससे कि हमारा खर्च ना हो, अब मटेरियल कंट्रोल क्या करता है, उसको पता है कितना मटेरियल यूटिलाइज होता है उस हिसाब से मंगाता है, तो जो स्टोरेज का कॉस्ट है उसको क्या करता है, ये बचाता है। चौथा है इट इंश्योर्स द परचेस ऑफ मटेरियल्स एट रीजनेबल प्राइस, ये इंश्योर करता है कि जो मटेरियल आप परचेस कर रहे हो वो एक रीजनेबल प्राइस पे है कि नहीं है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है प्राइस ज़्यादा लगा लिया हो, ठीक है, तो उसको क्या करता है, इंश्योर करता है। पाँचवा है इट हेल्प्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सिक्स्थ है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थेफ्ट, मतलब कि चोरी होने से क्या करता है, बचाता है। जैसे मान लो कि कोई फर्म वाले हैं या कोई वर्कर्स हैं जो क्या करते हैं, मटेरियल चोरी कर लेते हैं, तो उसके लिए जब आप उसका कंट्रोल करके रखोगे, अलग डिपार्टमेंट रखोगे कंट्रोल करने के लिए, तो वो चेक करते रहते हैं कि मटेरियल कितना था और अभी कितना है, तो उसमें चोरी होने के चांसेस कम रहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल के इफेक्टिव सिस्टम जो है उसके इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो पहला है देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द परचेसिंग, रिसीविंग, टेस्टिंग एंड अप्रूविंग स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड पेमेंट ऑफ, जितना भी डिपार्टमेंट है जैसे कि परचेसिंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग, टेस्टिंग, अप्रूविंग स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड पेमेंट ऑफ प्राइजेस, ये सारे डिपार्टमेंट्स का क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि सब में संबंध अच्छा होना चाहिए। दूसरा है द परचेस ऑफ मटेरियल शुड बी सेंट्रलाइज्ड, जो परचेस है मटेरियल का कैसा होना चाहिए, सेंट्रलाइज। देखो सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, जब उसमें जो हेड लोग हैं, हेड मैनेजमेंट है, उनका अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। तो जो परचेस कर रहे हैं मटेरियल का वो कैसा होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब हेड लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तीसरा है प्रॉपर फॉर्म्स शुड बी यूज्ड विद रिगार्ड्स टू रिसिप्ट, इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा रहे हो तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है, और जो उसे इश्यू कर रहे हो तो उसका भी मतलब एक प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, एक प्रॉपर उसका रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा रिक्वायरमेंट ये है। चौथे की बात करें प्रॉपर चेक ऑन द परचेसेस ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज, जब आप
मटेरियल को परचेस करते हो, मटेरियल को सप्लाई करते हो तो प्रॉपर चेकिंग कर लो आप कि मटेरियल कैसा है, ठीक है। पांचवा है मिनिमम लिमिट फॉर ईच आइटम ऑफ मटेरियल शुड बी फिक्स्ड बिलो विच द स्टॉक इज़ नॉट अलाउड टू ड्रॉप। मतलब कि एक लिमिट फिक्स कर लो मटेरियल की कि इससे नीचे हमें मटेरियल नहीं रखना है। जैसा मान लो कि हमें 100 किलो चाहिए, 100 किलो से नीचे हमारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उससे नीचे मटेरियल जाना ही नहीं चाहिए, उसका एक लिमिट रख लो। वैसे ही मैक्सिमम लिमिट रख लो कि हमें 150 से ऊपर मटेरियल को नहीं ले जाना है और उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट की या कीपिंग की। तो उसके फंक्शंस कुछ देख लेते हैं स्टोर डिपार्टमेंट की। पहला है इंस्पेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इनकमिंग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट इनकमिंग है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। दूसरा है मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर नीडेड, जहाँ पे गुड्स की मतलब रिक्वायरमेंट है वहाँ पे क्या करते हैं, गुड्स को भेजते हैं। तीसरा है इन्वेंट्री अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री है उसकी अकाउंटिंग करते हैं और रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। चौथा है पैकिंग एंड शिपमेंट, पैकिंग का काम करते हैं। शिपमेंट का काम कौन करता है, स्टोर डिपार्टमेंट करता है। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना का काम कौन करता है, स्टोर डिपार्टमेंट करता है। पांचवा है मिनिमाइजिंग द स्टोरेज हैंडलिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट, जो स्टोरेज हैंडलिंग है उसको क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है और कॉस्ट को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। स्टोर हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग से लोग बुलाने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, उसको एक स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है, हैंडल कर लेता है। छठवां है प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन इनटू स्टोर के अंदर कोई ऐसा पर्सन जिसको जो ऑथराइज नहीं है, ठीक है, उसकी क्या करते हैं, एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। सेवन्थ है कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइजन ऑफ स्टाफ इन द स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब कि जो स्टाफ है उसका सुपरवाइज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, किसमें, स्टोर डिपार्टमेंट में किसका काम होता है, स्टोर डिपार्टमेंट का। अब बात करते हैं फोर्थ के पहले क्वेश्चन की, तो है डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और टेक्निक्स क्या है, ठीक है। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, तो पहला है टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्वेंट्री फॉर इफिशिएंट एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कंटिन्यूस फ्लो रहना चाहिए किसका, इन्वेंट्री का, जिससे कि जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए और जो प्रोडक्शन है कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, वो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो है टू अवॉइड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, मतलब कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो इन्वेंट्री में, उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तीसरा है टू मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन अच्छे से हो, स्मूथली हो, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। चौथा है टू हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग इन्वेंट्री डिसीजन, ठीक है, मैनेजमेंट को इन्वेंट्री डिसीजंस लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स उनको समझ लेते हैं। ABC जैसे एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल का भी, ठीक है, शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आप इसको समझ लो। ABC एनालिसिस क्या है, ABC एनालिसिस इज द मेथड इन विच इन्वेंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जैसे ABC इन डिसेंडिंग वैल्यू, किसमें, ABC को बांटा जाता है किसमें, डिसेंडिंग वैल्यू में। द आइटम इन द A कैटेगरी हैव द हाइएस्ट वैल्यू, जो इन्वेंट्री A कैटेगरी में रहती है उसकी वैल्यू कैसी रहती है, हाईएस्ट रहती है। B कैटेगरी आइटम्स आर ऑफ लोअर देन A, मतलब कि जो B कैटेगरी में आते हैं वो A से कैसे रहते हैं, थोड़े कम वैल्यू वाले रहते हैं, और C वाले कैसे होते हैं, लोवेस्ट वैल्यू रहती है। मतलब कि इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, ABC, जिसमें A कैटेगरी में जो इन्वेंट्री आ रही है वो कैसी होती है, सबसे ज़्यादा जो महंगी होती है, जिसकी वैल्यू होती है वो A में आती है, उससे कम जो होती है B में आती है, सबसे कम किस में आती है, C में आती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ABC एनालिसिस। दूसरा है सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स, मतलब कि जो स्टॉक लेवल्स है उनका, मतलब स्टॉक का डिफरेंट लेवल्स को क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। द पर्पस बिहाइंड सेटिंग ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स इज टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। इसका पर्पस क्या होता है कि स्मूथ ऑपरेशन को इंश्योर करना, एक अच्छे से ऑपरेशन हो रहा है उसको इंश्योर करना, ऑफ द एंटरप्राइज, किसका, एंटरप्राइज का, एंड एलोकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज टू डिफरेंट आइटम्स इन द इन्वेंट्री। और क्या करते हैं, इससे एलोकेट करते हैं किसको, मॉनेटरी रिसोर्सेज को, जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनमें कितना पैसा लगने वाला है इन्वेंट्री का, उसमें क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, ठीक है। सिंपल समझ लो कि इसमें क्या किया कि स्टॉक के लेवल्स को सेट कर दिया कि स्टॉक का इतना लेवल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, जैसे मैंने बताया था ना, मिनिमम और मैक्सिमम। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को परचेस करते हैं। इससे हमें क्या होता है कि स्मूथ ऑपरेशन भी रहता है, कि स्टॉक कमी भी नहीं पड़ती और वेस्टेज भी नहीं होता, ठीक है, स्टॉक का, या फिर ज़्यादा स्टोरेज के लिए हमें पैसा भी नहीं लगता। तो जब लेवल हम स्टॉक का क्रिएट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मॉनेटरी रिसोर्सेस है, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, उस पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसका एलोकेट करने में, ठीक है, और इन्वेंट्री आइटम्स को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम्स को। तो ये हो गया सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स। तीसरा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, तो EOQ ये क्या होता है, इसको लेते हैं।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट हेल्प्स मेक इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस। मतलब कि ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो क्या करती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस को इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस को लेने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, बनाने में हेल्प करती है। तो कौन होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि हेल्प करती है इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस को बनाने में, ठीक है। मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे हो, इफिशिएंट हो इन्वेंट्री के, इसको बनाने में हेल्प करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इट रेफर्स टू द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अ कंपनी शुड परचेज इन ऑर्डर टू मीट इट्स डिमांड वाइल मिनिमाइजिंग इट्स होल्डिंग एंड स्टोरेज का। मतलब कि ये क्या है, ये रेफर करता है एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब कितना इन्वेंट्री एक कंपनी को परचेस करना चाहिए जिससे कि वो अपनी डिमांड को पा सके, और इससे क्या होगा, होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री, जो भी हमारा है EOQ, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ, तो इसमें फोर्थ पॉइंट है यूज़ ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। चौथा क्या है कि हमें क्या करना है कि परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, और कंटिन्यूअस स्टॉक की क्या करनी है, वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड है जो आप स्टार्टिंग से आपके पास है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, और कंटिन्यूअस स्टॉक की वेरिफिकेशन करते रहना है इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर मटेरियल। मतलब कि प्रॉपर कंट्रोल करना किस पर, मटेरियल के ऊपर। इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉर्ड द फिजिकल मूवमेंट ऑफ एवरी आइटम ऑफ मटेरियल। तो आपके लिए नेसेसरी रहता है, ज़रूरी रहता है कि आप जो फिजिकल मूवमेंट है हर एक आइटम का उसको क्या करें, रिकॉर्ड करें। तो अगर आपको प्रॉपर कंट्रोल करना किसी मटेरियल के ऊपर, तो आपको क्या करना ज़रूरी है कि जो फिजिकल मूवमेंट है किसी भी आइटम का उसको क्या करें, रिकॉर्ड करके रखें। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो है यूज़ ऑफ कंट्रोल रेशियो एंड रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम। आपको क्या करना है कि जो कंट्रोल रेशियो है उनका यूज़ करना है, और जो स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स है उनका रिव्यू करना है कि आइटम्स जो है वो स्लो काम क्यों कर रहे हैं, स्लो क्यों है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, तो इसमें है सेकंड जो इसका पॉइंट है उसमें है एक्सप्लेन साइलेंट पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। मतलब कि जो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग उसके साइलेंट पर्पस क्या है, स्टेट द मेजर कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। जो लेबर टर्नओवर है उसके मेजर कॉजेस क्या है, ठीक है। तो टाइम कीपिंग की बात करूँ, पता नहीं कुत्तों को क्या हो गया, भौंक रहे हैं, रुक एक मिनट। अब कुत्तों का काम भौंकना, भौंक रहे तो हमें क्या करना है। चलो, आवाज़ इतनी आ रही होगी, डिस्टर्बेंस होगा यार, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब सी है और मैं बाहर पार्क में इतनी हिम्मत नहीं है जा पाऊँ, इतनी वीकनेस है कि पार्क तक जा भी नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्लास रिकॉर्ड करनी है तो रूम पे ही कर दे रहा हूँ, क्यों टाइम ज़्यादा वेस्ट करूँ, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, मैं जानता हूँ, तो आप लोग इतना मैनेज कर लेना। टाइम कीपिंग क्या होता है, ये एक जैसे मान लो कि जब हम किसी फर्म में जाते हैं काम करने, तो उसका आने का जाने का टाइम हम क्या करते हैं, अपना लिख के रखते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइम कीपिंग, ठीक है। इट इज़ द मॉनिटरिंग ऑफ क्लॉकिंग इन एंड आउट टाइम। मतलब कि कब अंदर आए कब बाहर गए उसका जो टाइम है उसको मॉनिटर करना, किसी भी एम्प्लॉय का, और कितने आवर उसने वर्क किया, कितने घंटे वर्क किया, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। मतलब टाइम को कीप करके रखना, ठीक है, टाइम को लिख कर रखना, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। अब बात करते हैं पर्पस एंड फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग। तीनों अगर आ जाए कि पर्पस आ जाए, फीचर आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए टाइम कीपिंग का, तो आप इसलिए लिख के आ सकते हो। पहला है द पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर, मतलब इसका पर्पस होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ पे रोल्स, मतलब कि कितना पे करना चाहिए, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने के लिए इसका पर्पस आता है इसका, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। मतलब कि जो लेबर कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करना किसी भी एक यूनिट की, किसका, प्रोडक्शन या सर्विसेज का, उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम कीपिंग का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। मतलब कि ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए जो कि बेस्ड होता है किस पे, बेजिस एंड लेबर आवर्स पर। मतलब कि जो बेजिस होता है उस पर या लेबर आवर्स पर हम क्या करते हैं, ओवर कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, उसमें इसका इंपॉर्टेंस आता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुकना। आगे बात करते हैं फोर्थ, अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स टू मीट स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो वर्कर्स है उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कि एक ऑफिसर रिक्वायरमेंट के लिए काम आ सके। पाँचवा है कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। छठवां है डिटरमाइन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन द फैक्ट्री। मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी है लेबर्स की फैक्ट्री में उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि लेबर अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, कितना प्रोडक्शन दे रही है। सेवन्थ है प्रमोशन ऑफ पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स।
वर्कर्स का मतलब कि जो पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। क्योंकि जब टाइम से आएंगे तो वो डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, कितने पंक्चुअल हैं काम के लिए, वो भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है। कौन? टाइम कीपिंग। अब बात करते हैं टाइम बुकिंग की। टाइम बुकिंग इज रिकॉर्डिंग द टाइम एक्चुअली स्पेंड बाय ए वर्कर ऑन वेरियस जॉब्स डन बाय हिम इन द फैक्ट्री। ये क्या करता है कि एक्चुअल टाइम कितना स्पेंड किया गया वर्कर्स के द्वारा किसी भी जॉब को करने में, किसी फैक्ट्री, उसे बोलते हैं टाइम कीपिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। टाइम कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग द टाइम। क्या करता है? टाइम को रिकॉर्ड करता है एक्चुअली स्पेंड बाय वर्कर, जो एक्चुअली में स्पेंड किया गया वर्कर्स के द्वारा, उसको रिकॉर्ड करता है किस में? ऑन वेरियस जॉब्स। तो अगर जॉब्स में जो टाइम स्पेंड किया गया वर्कर्स द्वारा, उसको रिकॉर्ड करता है कौन? टाइम कीपिंग। अब बात करते हैं पर्पस। तो पहला है टू नो द कॉस्ट ऑफ अ जॉब, मतलब किसी जॉब की कॉस्ट को जानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ऑर्डर और प्रोसेस परफॉर्म, या किसी ऑर्डर को या किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो कॉस्ट लगी है उसका यूज़ मतलब इससे चलता है पता। दूसरा है टू चेक वेस्टेज ऑफ टाइम बाय द वर्कर्स आफ्टर ही एंटर्स अ फैक्ट्री, मतलब वर्कर्स फैक्ट्री में आने के बाद कितना टाइम वेस्ट करते हैं उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं टाइम बुकिंग का। तीसरा है टू असेस द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। ठीक है, जो आइडल टाइम होता है क्या होता है बाद में सब जाएंगे, लास्ट में मैंने बताया है। ठीक है, प्लीज समझ लो कि ऐसा टाइम जो वर्कर्स यूटिलाइज नहीं करते हैं प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि उसमें क्या करते हैं, वो लोग कोई और काम करते हैं, प्रोडक्शन को छोड़ के कोई और काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं आइडल टाइम। ठीक है, ऐसे किसी कंपनी में काम जो चल रहा है प्रोडक्शन का, उसको छोड़कर कोई और काम करना, जो टाइम उसमें यूटिलाइज करते हैं उसे हम बोलते हैं आइडल टाइम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आइडल टाइम का कॉस्ट कितना है उसको असेस करते हैं ये। चौथा है टू इंश्योर दैट द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन द फैक्ट्री हैज़ बीन प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। ये इंश्योर करता है कि जो टाइम फैक्ट्री के वर्कर्स द्वारा स्पेंड किया जा रहा है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। जो लेबर टर्नओवर इसकी कॉजेज क्या है? तो पहला है वर्कर्स एंड जॉब्स नॉट मैचिंग विद ईच अदर। जो वर्कर्स है और जो जॉब है वो आपस में क्या कर रहे हैं? मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जिस जॉब के लिए वर्कर्स को रखा गया है वो वर्कर्स उस जॉब से मैच नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है लो वेजेस कम दिए जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है बैड वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशन कैसी है? खराब है, तभी तो लेबर टर्नओवर आएगा। ज़्यादा होगा कम होगा कैसे होगा? जब ये कॉजेस होंगे तभी लेबर का टर्नओवर होता है। ठीक है, उसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे पहला है वर्कर्स और जॉब्स मैच नहीं कर रहे हैं। आप किसी को आता है करना क्या? स्टिचिंग, और आपने उसे काम दे दिया कोई और दूसरा मशीन चलाना काम दे दिया, नहीं कर पाएगा। दूसरा लो वेजेस से कम पैसा मिल रहा है तो लेबर छोड़ के चली जाती है। तीसरा है बैड वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। चौथा है पुअर ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर्स उनके द्वारा कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता। पाँचवा है लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन की क्या है? कमी है। सिक्स है एब्सेंस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में जो प्लानिंग है उसकी एब्सेंस है। सातवां है साइकोलॉजिकल रीजंस लाइक नेचर बिहेवियर हैबिट ऑफ चेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं लेबर्स के, इसकी छोड़ जाते हैं, जैसे कि उनका नेचर, उनका बिहेवियर या बदलने की हैबिट, मतलब हर जगह क्या करते हैं वो जॉब्स को बदलते रहते हैं। एट्थ है पुअर रिलेशनशिप विद फेलो वर्कर्स, जो और वर्कर्स उनके साथ कैसा रिलेशन है? अच्छा रिलेशन नहीं है। ठीक है, फाइट होती रहती है जो साथ वाले लोग उनके साथ। नाइन्थ है बैड रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर के साथ कैसा है? अच्छा रिलेशन नहीं है। 10वां है पुअर प्रमोशन पॉलिसी, इसमें प्रमोशन पॉलिसी कैसी है? अच्छी नहीं है। तो ये सारे रीजंस थे किसके? लेबर टर्नओवर के। आगे बात करते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बेस पेमेंट स्टेट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये पाँचवें का पहला क्वेश्चन है कि जो बेस पेमेंट है उसके मेथड्स क्या हैं और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो आंसर की बात करें तो मेथड ऑफ बेस पेमेंट है, पहला है टाइम बेस्ड पेमेंट। दिस मेथड इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट टू वर्कर्स। ये कैसा होता है? मतलब कि ओल्डेस्ट फॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है कि टाइम के बेसिस पर हमें बेच दिया जाता है, मतलब आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मान लो कि 1 घंटे आपने काम किया तो 1 घंटे का पैसा मिला, 2 घंटे काम किया 2 घंटे का पैसा मिल रहा है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है किसका? पेमेंट का। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट ऑफर्स अ फिक्स्ड मिनिमम वेज। ये क्या करता है? एक फिक्स्ड मिनिमम वेज आपको ऑफर करता है कि 1 घंटे में आपको इतना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑफर करता है फिक्स्ड मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स। किसको? वर्कर्स को फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। कितने टाइम के लिए आपको पैसा, जैसे 8 घंटे का आपको 400 रुपये मिलने वाले हैं, तो 8 घंटे का आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया फिक्स्ड, और उसके बाद आपको 400 रुपये क्या है? आपका फिक्स्ड अमाउंट है। दूसरा है इट सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन ऑफ द पेएबल अमाउंट ऑफ वेजेस, मतलब कि जो वेजेस का अमाउंट पे होना है उसको क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशन करने में। तीसरा है इट मेक्स अ स्टेबल एंड सिक्योर रिटर्न आउट टू द वर्कर्स। ये क्या करता है? एक स्टेबल और सिक्योर रिटर्न, वर्कर्स को एक रिटर्न मिलेगा अपने उनके काम करने का, उसको सिक्योर कर देता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, वर्कर्स के लिए। चौथा है इट इनकरेजेस वर्कर टू डू देयर जॉब्स विद ऑटमोस्ट क्वालिटी एंड केयर, मतलब ये क्या करता है? इनक्रेज करता है वर्कर्स को, जिससे कि वो अच्छी क्वालिटी और देखभाल के साथ क्या कर सकें? अच्छे से काम कर सकें। जब उनको टाइम के हिसाब से आप पैसा दे रहे हो तो वो टाइम ज़्यादा लगे काम करने में। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगे तो क्वालिटी भी अच्छी देगी। पाँचवा है इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ इक्वलिटी एंड यूनिटी अमंग द वर्कर्स। ये क्या करता है?
प्रमोट करता है किसको, एक सेंस को किसकी, इक्वालिटी के और यूनिटी का, किसमें, वर्कर्स के बीच में, ठीक है, मतलब कि समानता का और यूनिटी का एक वो करता है, प्रमोशन करता है वर्कर्स के बीच में, ठीक है। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, टाइम मेथड ऑफ बेच पेमेंट का, ठीक है। तो पहला है इट इग्नोर्स द इंडिविजुअल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये क्या करता है, इंडिविजुअल की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इग्नोर करता है। दूसरा है इट रिड्यूसेस पर्सनल इनिशिएटिव टू वर्क फास्टर, ये क्या करता है कि जो पर्सनल इनिशिएटिव है काम करने के लिए उनको रिड्यूस करता है, ठीक है। तीसरा है इट ट्रीट्स बोथ इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स इक्वली, जो वर्कर्स इफिशिएंट है, अच्छे से काम करते हैं उनको, और जो इनएफिशिएंट है उन दोनों को क्या कैसे करता है, इक्वली ट्रीट करता है। चौथा है इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट, ये क्या करता है कि जो लेबर पर यूनिट की जो कॉस्ट उसको इंक्रीज़ करता है, कि लेबर स्लो काम करती है, तो जब किसी काम को करने में जब लेबर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी तो लेबर पर यूनिट की कॉस्ट भी कैसी होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। पाँचवा पॉइंट है इट नीड्स अ क्लोज सुपरवाइजर टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेशन अच्छे से कंटिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा, इसलिए हमें एक क्लोज सुपरवाइजर चाहिए होता है कि लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको मतलब क्या है काम से, उन्हें तो बस पैसा चाहिए। किसका पैसा मिल रहा है, टाइम का पैसा मिल रहा है, काम का पैसा नहीं मिल रहा, किसका मिल रहा है, समय देने का पैसा मिल रहा है, तो समय पास भी कर सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, तो उसको हमें सुपरवाइज करने के लिए हमें एक सुपरवाइज़र चाहिए, ठीक है, जो कि क्लोज सुपरवाइज़र कर सके। आगे बात करते हैं पीस बेस्ड सिस्टम का। अब इसमें क्या होता है, आपको टाइम से नहीं, आपको काम से पैसा दिया जाता है कि आप कितने पीसेस बना रहे हो उसके हिसाब से। जैसे मान लो कि कोई आपको शर्ट बनानी है, ठीक है, आपने शर्ट के जैसे 10 पीस बना लिए, तो आपको एक पीस का मिलने वाला था 100 रुपये, तो 10 पीस कितने हो गए, 1000 रुपये हो गए। तो वैसे ही आपको मतलब कि पीसेस के हिसाब से क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज पहला क्या है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स, ये क्या करता है, वर्कर्स की इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। दूसरा है इंड्यूसेस वर्कर्स टू बी इफिशियंट, प्रोड्यूस मोर एंड अर्न हाइजर वेजेस, ये क्या करता है, वर्कर्स को इंड्यूस करता है, हेल्प करता है एफिशिएंट होने में, और क्या, और किसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और ज़्यादा वेजेस को ये अर्न कर सकें। तीसरा है मिनिमल सुपरवाइजन, इसमें सुपरवाइजर ज़्यादा नहीं चाहिए। चौथा है इजी टू कैलकुलेट वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए कैसा रहता है, इजी रहता है। पाँचवा है नो टाइम वेस्टेज, में टाइम वेस्ट नहीं होता। छठवां है हाइजर प्रोडक्शन रेट, इसमें प्रोडक्शन रेट कैसा हो जाता है, हाइजर हो जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाता है। सेवन्थ है सेल्फ एवेल्यूएशन ऑफ वेजेस बाई वर्कर्स, इसमें वर्कर्स अपने खुद से ही एवेल्यूएट कर सकते हैं उनका वेजेस, उनका भत्ता कितना मिलने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पीस वेज रेट का बेस सिस्टम का। तो पहला है इट इग्नोर्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन एन एफर्ट टू मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कि क्या करता है, इग्नोर करता है किसको, प्रोडक्ट की क्वालिटी को। दूसरा है किल अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ एंगेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर्स, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वर्कर्स के अंदर को क्या कर देता है, किल कर देता है, लोग जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये समझे कि प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। तीसरा है ट्रीट वर्कर्स एज अनसिक्योर एंड अनसर्टेन इन टर्म्स ऑफ वेजेस पेएबल ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। अब इसमें क्या होता है, वर्कर्स अनसिक्योर रहते हैं, भाई जितना काम कर लिया उतना पैसा मिलने वाला है, एक सिक्योरिटी नहीं है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपने अगर सर्टेन काम नहीं कर पाया तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। चौथा है समटाइम इवन मोर सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए कि अच्छे से प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, प्रोडक्ट ख़राब कर रहे हैं उसके लिए। पाँचवा है फियर ऑफ लूजिंग रेवेन्यू को लूज़ करने का फियर रहता है किसके पास, वर्कर्स के पास, ठीक है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे। दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो ओवरहेड का क्लासिफिकेशन क्या होता है और अपॉर्शनमेंट क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के प्रिंसिपल क्या है, इनको समझ लेते हैं। तो ओवरहेड की बात करूँ, ओवरहेड रेफर्स टू द ऑनगोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कि ऐसे बिजनेस एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के बनाने में, क्रिएट करने में यूज़ नहीं होते, उन्हें बोलते हैं ओवरहेड। जैसे हमने अभी देखा था एक्सपेंसेस को जो डायरेक्टली यूज़ नहीं होते, जैसे मान लो कि लाइटिंग हो गई, ठीक है, तो ये सब क्या है, ओवरहेड है, मतलब कि ऊपरी खर्चे। सिंपल समझ लो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें ऐसे एक्सपेंसेस भी आते हैं जो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते, वो होते हैं आपके ओवरहेड, ठीक है। आगे समझते हैं इनको कॉस्ट। जैसे मान लो कि मटेरियल, इसमें हमने 3 एलिमेंट देखे थे, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स थे कॉस्टिंग के। अब इसमें क्या है कि इसमें भी थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इनमें से जो इनडायरेक्ट जो आपके हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तीनों जब मिल जाते हैं हम बोलते हैं ओवरहेड। मतलब कि जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल था, जो मटेरियल डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो रहा, और जो इनडायरेक्ट लेबर थी जैसे सेल्समैन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रेंट हो गया, लाइटिंग होगी, तो ये सारे क्या है, ओवरहेड है, ठीक है। और जो डायरेक्ट है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये सारे क्या है, बेसिक कॉस्ट, और या तो बेसिक कॉस्ट बोलते हैं या इन्हें प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ओवरहेड।
अब इसके क्लासिफिकेशन कैसे होता है, पहला होता है एलिमेंट्स वाइज क्लासिफिकेशन, 3 टाइप से हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको समझाना नीड नहीं है, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। दूसरा है फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, इसमें भी आता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइट होगी, जो प्रोडक्शन के लिए ओवरहेड लगता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब कि जैसे ऑफिस काम के लिए, जैसे कि स्टाफ सैलरीज, वो कौन सा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया। तीसरा है सेलिंग ओवरहेड, मतलब कि जो सेलिंग के लिए, सेलिंग एजेंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, वो आपका सेलिंग ओवरहेड हो गया। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ओवरहेड लगता है, पैसे लगते हैं अलग से, वो जैसे पैकिंग कॉस्ट हो गया, जो पैकिंग का कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, अलग से खर्चा है। वेयर हाउस एक्सपेंसेस हो गया, सामान रखने के लिए जो आप यूटिलाइज करते हो, वैसे शोरूम हो गया, वो सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड जो है वो बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। अब इसमें आता है आपका बिहेवियर वाइज, जैसे फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज इवन व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी चेंजेस, मतलब कि प्रोडक्शन एक्टिविटी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए लेकिन जो ओवरहेड है वो फिक्स रहता है। जैसे मान लो कि अभी आप बना रहे हो 100 साइटें, तब भी आपका जो ओवरहेड आ रहा है, ठीक है, वो फिक्स है, और आप बना रहे हो 200 साइटें तब भी आ रहा है, तो वो कैसा है, वो चेंज नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया सैलरी, जो आप वर्कर सैलरी दे रहे हो, अगर आप उससे 100 साइटें बनवा रहे हो तब भी आपको उतना देना है, 200 बनवा रहे हो तब भी उतना ही देना है, वो फिक्स्ड है। रेंट हो गया, इस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि आपने 100 साइट की जगह 200 बनवाई तो आपको रेंट एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसा तो नहीं है। प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये सारे क्या आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स है कि आप चाहे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको उतना देना ही पड़ता है। दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड। अब इसमें क्या होगा, सिंपल है कि जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से चेंज होता रहे, जैसे आप ज़्यादा बना रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, कम बना रहे हो तो कम पैसा देना पड़ रहा है, कौन किसका, ओवरहेड का, ठीक है। और जैसे बात करते हैं एज प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वेरिएबल ओवरहेड विल चेंज अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा उस हिसाब से क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड भी चेंज करता है। जैसे हो गया फ्यूल, जैसे मशीनरी है, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो 100 साइटें बना रहे हो तो मशीन में जो फ्यूल लग रहा है वो कम लगेगा, और 200 बना रहे हो तो ज़्यादा लगेगा। फ्यूल क्या एक ओवरहेड है, ठीक है, डायरेक्टली मटीरियल बनाने में यूज़ नहीं हो रहा लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूल क्या करता है, ये कौन सा ओवरहेड है, एक मिनट यार, वेरिएबल ओवरहेड है। दूसरा हो गया पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा बनाओगे प्रोडक्शन तो ज़्यादा ही आपको लगेगी पावर, और कम करोगे तो कम लगेगा। स्टेशनरी हो गया, जो आइटम आप स्टेशनरी का यूज़ करते हो उसमें भी आपका वेरिएबल ओवरहेड आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा भी लगता है, फिक्स्ड भी रहता है और नहीं फिक्स्ड भी रहता है, ठीक है। सिंपल समझ लो कि ऐसा ओवरहेड जो फिक्स्ड भी रहे और वेरिएबल रहे उसे बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका बेस रेट फिक्स रहता है कि इतना इलेक्ट्रिसिटी लगने वाला है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, जैसे हम ज़्यादा कंजप्शन करते हैं पावर का, तो कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी क्या करता है, ग्रो कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चमेंट, ठीक है। अपॉर्चमेंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। देयर आर सर्टेन ओवरहेड्स विच आर कॉमन टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, मतलब कुछ ऐसे ओवरहेड होते हैं जो कि कॉमन रहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मतलब कि वो ओवरहेड हर एक डिपार्टमेंट का होता है। जैसे मान लो प्रोडक्शन में आपको फ्यूल लगा, वो किसका, प्रोडक्शन का है। आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगे, वो किसका, सेलिंग का है। लेकिन कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो हर एक में क्या क्या कैसे रहते हैं, हर एक में मतलब कि कॉमन रहते हैं, ठीक है। उन ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे मान लो कि हर एक में कॉमन है तो ओवरहेड किस में जाने वाला है, किस डिपार्टमेंट में जाने वाला है, अब उसमें पता नहीं आपको क्योंकि हर एक में कॉमन है। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल है हमारा जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट को देखता है, अब उसकी जो सैलरी है वो ओवरहेड है, अब उसको किस डिपार्टमेंट में डालने वाले हो वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड, मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, अपॉर्चमेंट कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ जनरल मैनेजर का, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। इसकी प्रिंसिपल क्या क्या है, पहला है एक्चुअल बेनिफिट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल बेनिफिट रिसीव, मतलब जो एक्चुअल बेनिफिट रिसीव हुआ है उसके बेसिस पे हम जब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसे हम बोलते हैं एक्चुअल बेनिफिट। ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा है पोटेंशियल बेनिफिट। अब ये क्या होता है, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल बेनिफिट मे नॉट बी पॉसिबल, जब एक्चुअल बेनिफिट का मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, हेंस इट इज़ एडवोकेटेड दैट द अपॉर्चमेंट मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट, मतलब कि फिर वो क्या करते हैं, एक्चुअल बेनिफिट का जब नहीं होता है तो एक अपना एक मतलब एक्सपेक्टेड बेनिफिट
बना लेते हैं, इसकी पोटेंशियल बेनिफिट बोलते हैं। मतलब कि इतना हमें बेनिफिट रिसीव होने वाला है, एक वो मतलब अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि इतना होने वाला है, उसके हिसाब से क्या करते हैं वो उसको बांट देते हैं किसको, ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बेनिफिट। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि द ओवरहेड्स कैन बी अपॉर्शन्ड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ गिवन रेशियो विच मे बी डिटरमाइंड आफ्टर केयरफुल सर्वे। मतलब कि एक केयरफुल सर्वे करने के बाद डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड क्या करते हैं, हमें रेशियो दे देते हैं। जैसे मान लो कि किसी के पास ज़्यादा जनरल मैनेजर काम कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा इसके डिपार्टमेंट में ज़्यादा मतलब ज़्यादा जा रहा है, उसको ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब टाइम दे रहा है, तो उसमें हमने क्या किया, उसका रेशियो ज़्यादा कर दिया ओवरहेड का, जिसमें कम दे रहा है उसका कम कर दिया। उसके हिसाब से उस रेशियो के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमें बार बार उसका सर्वे नहीं करना पड़ता, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं ओवरहेड को बांट देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर द अपॉर्चमेंट ऑफ वर्क मैनेजर सैलरी इट मे बी डिफरेंट टू आइडेंटिफाई अ सूटेबल बेसिस, हैंस अ सर्वे मे बी कंडक्टेड टू असर्टेन द टाइम एंड अटेंशन गिवन बाय हिम। मतलब कि कितना टाइम और अटेंशन किस डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, उसी हिसाब से क्या करते हैं एक रीजनेबल रेशियो फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि ओवरहेड को अपॉर्चमेंट कर दिया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, वो है एबिलिटी टू पे, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मोर द रेवेन्यू ऑफ अ डिपार्टमेंट द हाइजर शुड बी द प्रोफेसर चार्जेस ओवर द। जिस डिपार्टमेंट का ज़्यादा रेवेन्यू होगा उसको क्या करते हैं, ज़्यादा ओवरहेड दे देते हैं, जिससे कि वो उसको पे कर सके। मतलब एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की। अब ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है तो आपने क्या किया, उसको ज़्यादा दे दिया ओवरहेड का परसेंटेज, तो उससे क्या करेगा, उसको पे कर सकता है। सिक्स्थ है क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिक्विजिशन ऑफ अ गुड मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है और इसके रिक्विजिशन के गुड मेथड्स क्या उसको बताना है। तो एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग और अपॉर्शनिंग द ओवरहेड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब कि ओवरहेड को चार्ज करना और उसको अपॉर्शन करना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। सिंपल देख लो, आपने क्या किया, ओवरहेड पहले पता किया, उसके बाद ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट से बांट दिया, अब उसको चार्ज करना, अब उसको मतलब कि उसके पैसे लेना, उसको चार्ज करना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब होता है कि कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, कंज्यूम करना। तो जब आप क्या करोगे, ओवरहेड का पैसा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसको चार्ज कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहला होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसमें क्या होता है, ओवरहेड रेट कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ओवरहेड, जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसका अमाउंट कितना है, उसमें डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उससे हम निकाल लेते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड। दूसरा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। में क्या करते हैं, इससे कैसे निकालते हैं ओवरहेड, इसमें आता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन मटेरियल कॉस्ट। जो आपने प्रोडक्शन ओवरहेड निकाला है उसमें क्या करोगे, आप मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका ये निकल आएगा, ठीक है। तीसरा है डायरेक्ट वेजेस मेथड। इसमें क्या होता है, ओवरहेड रेट निकालते हैं हम, प्रोडक्शन ओवरहेड का डिवाइड करते हैं डायरेक्ट लेबर से, लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट वेजेस मेथड से आपका निकल आता है ओवरहेड। चौथा है प्राइम कॉस्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में डिवाइड करते हैं प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट निकाला मैंने बता दिया था, जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब क्या आपकी प्राइम कॉस्ट है। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर को जोड़ लोगे तो आपका प्राइम कॉस्ट निकल आएगा, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट से क्या करोगे, आप प्रोडक्शन ओवरहेड में डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्राइम कॉस्ट मेथड से निकल आएगा ओवरहेड। पाँचवा है डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड में क्या होता है, टोटल ओवरहेड्स में आप क्या करोगे, नेट वर्किंग लेबर आवर्स का डिवाइड कर दोगे तो आपका डायरेक्ट लेबर आवर रेट से ओवरहेड निकल आएगा, ठीक है। सिक्स्थ है मशीन आवर मेथड, ठीक है। मशीन आवर मेथड में क्या होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड में आप नंबर ऑफ मशीन आवर्स का डिवाइड कर दोगे तो आपका मशीन आवर मेथड से ओवरहेड निकल आएगा, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से मेथड से हम ओवरहेड निकालते हैं। दूसरा आपको इनसे वो देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं कि ओवरहेड निकालो मशीन और मेथड से, तो उनको देख लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना। आगे बात करते हैं रिक्विसाइड्स क्या है, एक गुड मेथड एब्जॉर्प्शन के, एक अच्छे मेथड के रिक्विसाइड्स क्या है, नेसेसिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो पहला है इट शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्क डन बाय मैनुअल लेबर एंड द वर्क डन बाय मशीन। मतलब कि मशीन के द्वारा कितना काम किया गया और लेबर के द्वारा कितना काम किया गया, इसको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, मतलब कि डिस्टेंस पता होना चाहिए। दूसरा है इट शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्क डन बाय स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं और जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, दोनों के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है उसके बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। तीसरा है दिस मैटर शुड प्रोवाइड एन इक्विटेबल बेसिस फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। ये मतलब क्या करना चाहिए, एक इक्विटेबल बेसिस मतलब कि प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जा सके। चौथा है इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। ये कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए समझने के लिए, और कैसा होना चाहिए, ऑपरेट करने में सरलता आनी चाहिए। सेवन्थ का पहला जो पॉइंट है वो है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जो जॉब कॉस्टिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है और प्रोसीजर क्या है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग मीन्स क्या होता है,
जॉब कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड डिजाइन टू हेल्प यू ट्रैक द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड जॉब्स। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, एक अकाउंटिंग मेथड है जो कि किसी जॉब इंडिविजुअल जॉब प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बारे में जानने के लिए हम पहले पढ़ चुके इसके बारे में। अब बात करते हैं फीचर्स के और कैरेक्टरिस्टिक के, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला है ई जॉब इज़ यूनिक एंड स्पेसिफिक, हर एक जॉब कैसा होता है, यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है। दूसरा है ई जॉब इज़ अंडरटेकन टू कस्टमर, हर एक जॉब क्या करता है, कस्टमर को लेकर काम करता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को लेकर काम करता है। रिक्वायरमेंट एंड नॉट फॉर स्टॉक, ठीक है, तो हर एक जॉब कैसे होना चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को लेकर ही काम करना चाहिए। तीसरा है ई जॉब इज़ कंपैरेटिवली ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, हर एक जॉब कैसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, चौथा है ई जॉब इज़ सेपरेटली आइडेंटिफाइड बाई ए जॉब ऑर्डर नंबर, हर मतलब प्रत्येक जॉब को एक जॉब ऑर्डर नंबर से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पाँचवा है ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट, जो ओवरहेड है वो चार्ज किया जाता है किसके बेसिस पर, पहले से जो रेट आपका डिटरमाइंड है उसके बेसिस पर क्या करते हैं, ओवरहेड को चार्ज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। कीपिंग इन व्यू द एबव फीचर्स, जॉब कॉस्टिंग में बी यूजुअली एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनको काफ़ी मतलब एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या है, कहाँ कौन सी फर्म्स में या कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनको फॉलो किया जाता है, एम्प्लॉयड किया जाता है जॉब कॉस्टिंग को। तो पहला है प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा है गैरेज, तीसरा है फर्नीचर मैन्युफैक्चर, ये सारी आपकी जॉब्स है। प्रिंटिंग प्रेस होगी, गैरेज होगी, फर्नीचर मैन्युफैक्चर होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन हो गए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होगी, सारी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स थी। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो उसमें पहला है एस्टिमेटिंग द जॉब कॉस्ट, पहला क्या करना है आपको, जॉब कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। दूसरा एलोकेशन ऑफ जॉब ऑर्डर नंबर, पर आपको क्या करना है, जॉब ऑर्डर नंबर जॉब के हिसाब से एलोकेट करना है। तीसरा है प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, इसको आप क्या करोगे इसमें कि प्रिपेयर करोगे किसको, प्रोडक्शन ऑर्डर को प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट आप देख लेना, अगर आपको देखना है 270 पेज नंबर पे दिया गया फॉर्मेट, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर का एक फॉर्मेट होता है, उसको क्या करते हो आप प्रिपेयर करते हो। चौथा है कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग कॉस्ट, इसमें क्या करते हो आप कॉस्ट को कलेक्ट करते रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या है कलेक्शन ऑफ जॉब्स कॉस्ट की, तो पहला है मटेरियल, ठीक है, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये सोर्सेज हैं इसके। आगे बात करते हैं सेकंड का, तो फीचर ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देख लेते हैं क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पहले पता करते हैं क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म जॉब कॉस्टिंग यूज्ड फॉर असाइटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट और कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकिंग फॉर बिग जॉब लाइक कंस्ट्रक्शन, मतलब जॉब कॉस्टिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें बड़ी बड़ी जॉब्स जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना, रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, कोई सेप बनाना, ये बड़ी जॉब्स हो गई। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जॉब की जैसे ही इसके कॉस्ट और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, सर्टेन करते हैं, हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स पहला है फीचर रिगार्डिंग प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के रिगार्डिंग फीचर कौन कौन से हैं। तो पहला है द वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो वर्क है उसको अंडरटेक किया जाता है कैसे, जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। दूसरा है द वर्क इज यूजुअली साइट बेस्ड, जो वर्क होता है कैसा होता है, साइट बेस्ड होता है, मतलब कि आपको इसमें ऑफिस नहीं होता है, इसमें आपको साइट होती है, उसके बेस्ड पे वर्क होता है। तीसरा है द वर्क इज़ फ्रिक्वेंटली ऑफ अ कंस्ट्रक्शन नेचर, इसमें क्या किया जाता है, मोस्टली कंस्ट्रक्शन नेचर का होता है वर्क, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना। चौथा है द कंप्लीशन डेट इज फिक्स्ड, इसमें जो कंप्लीशन डेट है, जो कंप्लीट होने की डेट है फिक्स होती है। इन एडवांस एंड पेनल्टीज फॉलो डिलेस, अगर आप डिले करते हो तो आपको पेनल्टीज लगती हैं। ठीक है, तो कंप्लीशन डेट भी आपकी फिक्स रहती है, उससे अगर ज़्यादा टाइम लेते हो तो आपको पेनल्टीज देनी पड़ती है। अब बात करते हैं फीचर्स रिगार्डिंग कॉस्ट। ठीक है, रिगार्डिंग कॉस्ट के फीचर कौन कौन से हैं। द कॉस्ट यूनिट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कॉस्ट यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा है अ सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट, एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिससे कि उनका हर एक मतलब प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। चौथा है अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट लेजर इज मेंटेन्ड, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट लेजर बनाया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो, ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपने दिए हैं मतलब हर एक चीज़ के लिए, तो आप क्या करोगे, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट लीजर मेंटेन करते हो जिसमें कि कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। चौथा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ऑफन फिक्स्ड इन एडवांस, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कभी भी क्या होता है कि एडवांस में फिक्स रहता है कि हम इतना प्राइस आपको देने वाले हैं। 8th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉस्टिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग की और इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं इस प्रोसीजर में, तो उसको समझते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट्स पास थ्रू डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर कंप्लीशन। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनने में बहुत सारे प्रोसेस का मतलब कि
डिफरेंट फेसेस से, डिफरेंट स्टेजेस से क्या होता है कि प्रोडक्ट पास होता है कंप्लीट होने से पहले, से हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। मैंने बताया था आपको स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। तो उसका सारा कॉस्टिंग करना और हर एक प्रोसेस को अलग अलग से डिटरमाइन करना क्या कहलाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको देख लेते हैं। पहला है प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाइज टू इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। मतलब कि प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पे अप्लाई होता है इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रोडक्शन कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअस रहता है और डिफरेंट फेसेस पर, डिफरेंट प्रोसेस पे क्या करता है, पास करता है प्रोडक्ट बनने से पहले। दूसरा है ऑल कॉस्ट, मतलब कि जो कॉस्ट है जैसे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स आर एक्यूमुलेटेड एंड क्लासिफाइड प्रोसेसेस, वो कैसे की जाती हैं, क्लासीफाई प्रोसेसेस के हिसाब से क्लासीफाई की जाती हैं, ठीक है। तीसरा है एन अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। टू विच ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर अलोकेटेड फॉर अपोर्शन, उसके लिए क्या किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलोकेट किया जाता है या अपोर्शन किया जाता है, ठीक है। चौथा है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज वर्कड आउट फॉर ईच प्रोसेस, जो एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट की, उससे क्या करते हैं हम, ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए मतलब कि उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट लग रही है हर प्रोसेस में, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉस्टिंग प्रोसीजर आर एज फॉलोज, मतलब कि इसके 50 से 60% चांसेस हैं, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेन स्टेप्स कौन से होते हैं कॉस्टिंग प्रोसीजर को देख लेते हैं। डेबिट द कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल टू द फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट शोइंग बोथ क्वांटिटी एंड अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, किसमें, द फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट में, ठीक है। शोइंग बोथ क्वांटिटी एंड अमाउंट इन्वॉल्व, इसमें दिखाते हैं कि कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसमें। तो फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट में जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, मतलब उसको डेबिट साइड पे रखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इनको देख लो। जैसे सॉ कॉस्ट अदर मटेरियल्स, जैसे अदर मटेरियल्स हैं, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इनको हमें हर एक प्रोसेस में क्या करते हैं, इनका दिखाते हैं कॉस्ट को। तीसरा है डेबिट ईच प्रोसेस अकाउंट, मतलब जो भी प्रोसेस अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं विद प्रोडक्शन ओवरहेड, किसका, प्रोडक्शन ओवरहेड का, ठीक है, किस बेसिस पर, इक्विटेबल बेसिस पर। चौथा है असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कि इसमें क्या करते हैं, जो टोटल कॉस्ट प्रोसेस का है उसको असर्टेन करते हैं, पता लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को, ठीक है, किसी भी आउटपुट का। पाँचवा है इफ़ द होल आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस हैज़ बीन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, जब पूरा प्रोसेस का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, द टोटल कॉस्ट मे बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड एज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट है वो कहाँ पे की जाएगी, जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। सिक्स है द टोटल कॉस्ट ऑफ द लास्ट प्रोसेस सॉल बी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, जो लास्ट प्रोसेस है उसका जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फिनिश स्टॉक अकाउंट में क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। द फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट इज़ लाइक द ट्रेडिंग अकाउंट, वो कैसा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है, हैंस सेल्स विल बी क्रिएटेड टू दिस अकाउंट, जो सेल्स है वो कहाँ पे क्रिएट होगा, इस अकाउंट में क्रिएट किया जाता है। तो ये सारे कुछ थे, आप पढ़ लो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। नाइन्थ है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड व्हाट आर द आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो आपको पता करना है क्लासिफिकेशन क्या है कॉस्ट का, और कौन कौन से आइटम्स है जिनको हम कॉस्ट अकाउंट से एक्सक्लूड करते हैं, उनमें मतलब इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन करें कॉस्ट की तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चर में जो कॉस्ट लग रही है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कॉस्ट लग रही है। तीसरा सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग में जो कॉस्ट लग रही है। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट लग रही है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कॉस्ट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिएबिलिटी विद प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बेसिस पे, पहला डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, दूसरा डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है, जो डायरेक्ट कॉस्ट लगती है प्रोडक्ट में वो, और दूसरा डायरेक्ट कॉस्ट लगती है वो। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेबिलिटी विद प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, तो उसमें आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सेमी वेरिएबल क्या होता है, समझाने की नीड नहीं है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ओवरहेड्स में। तो वही होता है फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कि ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंज भी होती है, कभी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट से कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड किए जाते हैं, तो प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं पूरी तरह, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, जो फिक्स असेट है उसके बेचने पर जो लॉस हुआ है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, शेयर या डिवेंचर को इशू करने पर जो डिस्काउंट मिला है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट जो किया था उसको जब सेल किया तो उसमें जो लॉस हुआ है। फाइन्स एंड पेनल्टीज़, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, कैश अकाउंट, ये सारे क्या होते हैं, आप एक्सक्लूड करते हो किससे, कॉस्ट अकाउंट से। दूसरा है प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स, मतलब कि जो फाइनेंशियल इनकम है प्योरली पूरी तरह जो फाइनेंशियल इनकम है उनको देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें समझ लेते हैं
तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, मतलब कि जो फिक्स असेट है उसको आपने सेल किया उसका प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ किसको, इन्वेस्टमेंट पर, उसका। तीसरा है ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड, जो ट्रांसफ़र की जो फीस है जो आपने रिसीव की है, ठीक है, वो। चौथा है रेंट रिसीव। तो ये सारे आपके प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स हैं। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें आपकी डिविडेंड पेड आ गया, अमाउंट रिटर्न ऑफ लाइक गुडविल्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ट्रांसफर ऑफ टू रिजर्व हो गया, ठीक है, ये सारे आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आपको देखने को मिलेगा, लीफो फीफो एंड बेजिट एवरेज मेथड, इन तीनों का आपका एक क्वेश्चन आ जाता है स्टोर लेजर अकाउंट में, तो आप उसका भी देख लेना, लीफो फीफो एंड बेजिट एवरेज मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए आपका आ सकता है, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, वैसे मेरी तबीयत खराब है तो चांसेस कम है, लेकिन अगर टाइम मिला तो वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए अगर वीडियो आएगी तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो डाल दी थी, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सब्सक्राइब नहीं रखते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वैसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका हक बनता है मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो लोग आपको पैसे में दे रहे हैं और मैं आपको वही चीज़ फ्री में दे रहा हूँ, उनसे अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, मतलब कि वो सिर्फ नोट्स देते हैं बुक से लेकर, मैं अपने खुद से बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत खराब है तब भी मैं मतलब कि आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो आपका एक दायित्व बनता है, एक आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, अपने लिए कर लो, जैसे कि आपको फ्यूचर में कभी नीड हो तो आपको वो चीज़ मिल सके, ठीक है। तीसरा है मशीन आवर रेट से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चौथा है कॉस्ट शीट से देखने को मिल जाएगा। पांचवा रिकंसिलेशन अकाउंट से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेना आप लोग, रिकंसिलेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो देख लेना, मशीन आवर रेट से क्वेश्चन सिंपल आते हैं वो देख लेना, ठीक है। मेरे टाइम मिला तो मैं पक्का कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी वीडियो करा दूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, डिफरेंस बताना है किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का पहले आ चुका है, जिस पर कम चांसेस है, लेकिन एक बार इनका देख लेना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। आप मन से बना के आ सकते हो, क्योंकि आपने इतना समझ लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहले पढ़ चुके हो, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, तो आप उन बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो। तो इसमें आपके चांसेस कम है, क्योंकि लास्ट टाइम आया था, लेकिन फिर भी आ सकता है, बहुत क्या आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज परचेसिंग एंड डिसेंट्रलाइज परचेसिंग। तो सेंट्रलाइज परचेसिंग क्या होती है, अंडर सेंट्रलाइज परचेसिंग परचेस आर मेड एट वन सेंटर पॉइंट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम देयर सेंटर पॉइंट मटेरियल्स आर इश्यूड टू रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो उसमें क्या है, जैसे मान लो कितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, उसके जो भी सामान उसको नीड पड़ती है वो एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, सेंट्रल डिपार्टमेंट, कि वो क्या करेगा, उन सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी परचेसिंग जो भी ऑर्डर्स हैं उनको क्या करेगा, परचेस करके लाएगा। फिर अब वो क्या करेगा, जो डिपार्टमेंट जो परचेस करके लाया है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज परचेसिंग। मतलब कि डिपार्टमेंट अपने मन से नहीं खरीद सकता, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जो क्या करेगा, सारे डिपार्टमेंट्स का जितना भी सामान की नीड है उसको परचेस करेगा, और फिर वो डिपार्टमेंट सबको एलोकेट करेगा जो भी उनके आइटम्स हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज परचेसिंग। इसके एडवांटेजेस क्या है, पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी ऑफ बल्क परचेसेस, मतलब कि इसमें क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा परचेस एक साथ कर सकते हैं, इससे पैसा बच जाता है। दूसरा है एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड परचेसिंग स्टाफ, इसमें क्या होता है, हम बेसिकली परचेसिंग स्टाफ रखते हैं जो कि एक्सपर्ट होता है, टैलेंट होता है। तीसरा है बेटर कंट्रोल कैसे रहता है, बेटर रहता है, जिससे कि ज़्यादा डिपार्टमेंट्स उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चौथा है अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसीज़, इसमें क्या करते हैं, हम यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में हमें यूनिफॉर्मली क्या करना है, सामान बेचना है। पांचवा है प्रॉपर रिलेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट्स, और क्या होता है इससे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से कैसा रहता है, प्रॉपर रिलेशन रहता है। छठवा है लेस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कैसा होता है, कम हो जाता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज परचेसिंग की, तो उसमें डिले इन परचेसिंग, ठीक है, परचेसिंग में डिले हो सकता है, क्योंकि जब एक ही सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट क्या करता है, उस परचेस करता है, तो परचेसिंग में डिले भी हो सकता है कि आपको सामान चाहिए लेकिन वो नहीं ला रहा, क्योंकि उसको सभी डिपार्टमेंट का एक साथ लाना है। दूसरा है चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग की चांसेस रह जाती है। तीसरा है नो लोकलाइज परचेसिंग, लोकलाइज परचेसिंग नहीं होती। लोकलाइज परचेसिंग क्या कराती है, जो आप लोकल से करते हो, मतलब कि जब आपको जब नीड हो इमरजेंसी में तो आप लोकल से परचेस कर सकते हो, लेकिन इसमें लोकलाइज परचेसिंग नहीं होती है, बल्क में खरीदा जाता है, तो बाहर से कहीं से ये ऑर्डर करते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट इज लाइकली टू बी क्वाइट हाई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है किसी सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट को सेटअप करने के लिए, वो कैसा होता है, हाई होता है, मतलब कि ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है आपको। डिसेंट्रलाइज्ड परचेसिंग क्या होता है, उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, अपना खुद का परचेस करता है, ठीक है, और इसमें इसको हम लोकलाइज परचेसिंग कहते हैं। उसमें क्या था कि एक डिपार्टमेंट होता है जो सारे डिपार्टमेंट का परचेस करता है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अपना खुद ही परचेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड कैन बी क्विकली एडजस्टेड
मतलब ये कैसा फ्लेक्सिबल होता है और कैसा हो सकता है, तुरंतली मतलब क्विकली एडजस्टेड हो सकता है जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, मटेरियल की, ठीक है। तीसरा है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में लोकलाइज्ड परचेसिंग इज सूटेड एंड परचेस कैन बी डन मोर क्विकली। इसमें क्या होता है कि जो लोकलाइज्ड परचेसिंग है क्या करती है, सूट करती है और परचेसेस जल्दी आप बना सकते हो, मतलब कि जल्दी आप परचेस कर सकते हो सामान को, आपको टाइम नहीं लगता। तीसरा है टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्लांट कैन बी असर्टेंड। इसमें जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है हर एक डिपार्टमेंट की, उसको हम क्या कर सकते हैं, असर्टेन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड बाइंग, मतलब सेंट्रलाइज्ड बाइंग के कंपेयर में इट ऑफर्स लेसर इकोनॉमी इन परचेसिंग। इसमें क्या करता है, कम पैसा खर्च किया जाता है परचेसिंग में। दूसरा है देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स है कोऑर्डिनेशन की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो उसमें देखने को मिलती हैं। इट यूजुअली लीड्स टू अनप्लान्ड बाइंग, और ये क्या करता है, जो बाइंग है वो कैसी है, अनप्लान्ड रहती है, कोई पहले से प्लान नहीं रहती कि हमें इतना सामान खरीदना है, तो अनप्लान्ड बाइंग रहती है, जब मन आया तो हमने खरीद लिया जाके, ठीक है। तीसरा है यूनिफॉर्मिलिटी इन प्राइजेस मे नॉट बी इंसर्ट बिकॉज एवरी डिपार्टमेंटल हेड में बाय अकॉर्डिंग टू देम। इसमें प्राइजेस की यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रहती है, किसी डिपार्टमेंट ज़्यादा खरीद लेता है, कुछ ज़्यादा अपने रेट पे खरीदता है, तो इसमें यूनिफॉर्मिलिटी हर डिपार्टमेंट में नहीं देखने को मिलती। अब बात करते हैं थर्ड का, तो है जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट है जॉब कॉस्टिंग एंड आपका दैट कौन सा था दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसका भी आ सकता था लेकिन चांसेस कम है। अगर आ जाएगा तो आप लिख लोगे, ठीक है। आपको अगर जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग का पता है तो आप बना के लिख सकते हो। तो इसका पहला है कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्म्ड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसमें कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है जो वर्क परफॉर्म किया गया किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इससे हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट आर चार्ज टू डिफरेंट प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। में क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस और ऑपरेशंस के बेस पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट को चार्ज करते हैं। दूसरा है कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच जॉब। इसमें हर एक जॉब के लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। इसमें कॉस्ट इज डिटरमाइंड फॉर द ओवरऑल प्रोसेस एंड देन इज स्प्रेड ओवर द प्रोडक्शन यूनिट। इसमें क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोसेस के लिए कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में इसको स्प्रेड कर देते हैं। तीसरा जॉब इज एट द डिपार्टमेंट। इस जॉब कहाँ पे होती है, डिपार्टमेंट में होती है। प्रोसेस इज एट द डिपार्टमेंट, इस प्रोसेस भी कहाँ होती है, डिपार्टमेंट में होती है। चौथा है नो ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट। इसमें कॉस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैन ट्रांसफर कॉस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस। में कॉस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, ठीक है। पांचवा है कॉस्ट मेजरमेंट एट कंप्लीशन ऑफ जॉब। कॉस्ट को मेजर कब करते हैं, जब कंप्लीट जॉब कंप्लीट हो जाता है। इसमें कॉस्ट मेजरमेंट एट द एंड ऑफ कॉस्ट पीरियड। कॉस्ट पीरियड के एंड में हम क्या करते हैं, कॉस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। सिक्स्थ है सूटेबल फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनके लिए सूटेबल रहता है, जो क्या करते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करते हैं। इसमें क्या है, यूजफुल फॉर कंपनीज। ये किस लिए यूजफुल होता है, कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, वेयर मास प्रोडक्शन इज डन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए क्या होता है, ये उनके लिए ये सूटेबल होता है। सेवन्थ है वैल्यू ऑफ वर्क इज लेस। इसमें जो काम की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है, इसमें काम की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो पहला है कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर एंड यूनिट कॉस्टिंग। तो कॉस्ट यूनिट क्या होता है समझ लेते हैं। कॉस्ट यूनिट, द यूनिट कॉस्ट इज द प्राइस इनकर्ड बाय ए कंपनी टू प्रोड्यूस स्टोर एंड सेल वन यूनिट ऑफ, मतलब किसी भी यूनिट, जो एक यूनिट है, ठीक है, उस पर जो कॉस्ट आपने किसी कंपनी ने दिया है उसको प्रोड्यूस करने में, बनाने में, स्टोर करने में, उसको रखने में और उसको बेचने में, और जो उसका एक यूनिट का पर्टिकुलर जो मतलब जो कॉस्ट है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। मतलब किसी एक यूनिट का कॉस्ट जो कि खर्च किया कंपनी ने किस में, उसको बनाने में, उसको स्टोर करने में और उसको बेचने में, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर की बात करें, इट इज़ अ डिपार्टमेंट और अ डिवीज़न विच इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। ये क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, डिवीज़न होता है, जो क्या करता है, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है किस में, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मान लो कि अब जो लेबर है, जो वर्कर्स है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ से आता है, सामान बेचने से आता है ना, उसके मतलब कि उसके मतलब उसको बनाने से आता है। जो सामान बन रहा है उसको बना कौन रहा है, वर्कर्स बना रहे हैं। और जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉस्ट, वो कौन कहलाते हैं, कॉस्ट सेंटर्स कहलाते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट जैसे आपका हो गया, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद आपका हो गया सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सब आपके क्या है, कॉस्ट सेंटर्स है, ठीक है। द डिपार्टमेंट्स मे नॉट इंजल्ट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये क्या होते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंजल्ट नहीं होते। सो दे मे और मे नॉट जनरेट रेवेन्यू। इसलिए क्या करते हैं, या तो ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। कॉस्ट सेंटर है आपके। अब बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग की। तो यूनिट कॉस्टिंग क्या है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है किसका, कॉस्टिंग का, थ्रू विच कॉस्ट पर यूनिट इज असर्टेंड। इसके द्वारा क्या किया जाता है, पर कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है उसको पता लगाया जाता है, ठीक है।
तो यूनिट कॉस्ट बराबर क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वेरिएबल कॉस्ट में आप फिक्स कॉस्ट को जोड़ दो और उसका टोटल यूनिट जितनी आपने प्रोड्यूस की हैं उसका भाग दे दो, आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। दूसरा जो आपका शॉर्ट नोट है वो है गुड रिसीव्ड नोट, मतलब कि जो गुड्स रिसीव्ड हुई है उसका नोट। अ गुड रिसीव्ड नोट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ गुड्स रिसीव्ड, मतलब कि ये क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कितनी आपने गुड रिसीव्ड की है, किससे, सप्लायर से। एंड द रिकॉर्ड इज शोन एज अ प्रूफ, और इस रिकॉर्ड को क्या करते हैं, प्रूफ के द्वारा, मतलब प्रूफ एज अ प्रूफ शो करते हैं दैट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट हैज़ बी रिसीव्ड, मतलब कि जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो रिसीव हो चुका है। एज इसके प्रूफ के लिए आप क्या करते हैं, गुड रिसीव नोट को मतलब उसको शो करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, तीसरा है। तो बिन कार्ड क्या है, बिन कार्ड इज इश्यूड टू मीन अ डॉक्यूमेंट दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द आइटम सेल्ड इन स्टोर। ये बिन कार्ड क्या होता है कि जो मतलब कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, जो आइटम्स हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करके रखता है किसी भी स्टोर में, उसे बोलते हैं बिन कार्ड। ठीक है। बिन मीन्स क्या होता है, बेसिकली बिन एक होता है कंटेनर। ठीक है। कंटेनर स्पेस, जैसे मान लो कि कंटेनर है, ठीक है, आपने उसमें क्या किया, एक कार्ड लगा दिया। ठीक है। तो बिन क्या होता है, एक कंटेनर होता है टू कीप मटेरियल, किसके यूज़ किस लिए करते हैं बिन का हम, मटेरियल को रखने के लिए। जैसे मान लो आपने डस्टबिन देखा है, डस्ट मतलब कचरा, और बिन मीन्स कचरे को रखने वाला डस्टबिन कहलाता है। वैसे ही बिन मीन्स क्या होता है, कंटेनर जिसमें मटेरियल को रखते हैं। ठीक है। एंड विद ईच बिन, हर एक बिन के साथ अ कार्ड इज प्लेस, हर एक बिन के साथ क्या करते हैं, हम एक कार्ड को प्लेस कर देते हैं, कार्ड को रख देते हैं। दैट कॉम्प्राइजेस ऑफ डिटेल्स ऑफ मटेरियल रिसीव, वो क्या करता है, मटेरियल कितना रिसीव हुआ है, कितने पैसे का है, पूरी डिटेल उस कार्ड पर लिखी होती है, उसे हम बोलते हैं बिन कार्ड। ठीक है। कितनी रिसीव हुई है, इशू हुई है, रिटर्न हुआ है, वो सारा उसमें लिखा रहता है उस मटेरियल के बिन पर, जो जिस बिन में उस मतलब जिस बिन के ऊपर कार्ड रखा हुआ है उसमें जो मटेरियल है उसकी डिटेल उसमें दी जाती है, उसे बोलते हैं बिन कार्ड। ठीक है। स्टोर लेजर की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ एन इन्वेंट्री रिकॉर्ड स्पेशली ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज। ये क्या है, एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड है किसका, रॉ मटेरियल का या फिर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज का स्पेशली। ठीक है। तो असर्टिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल चौथा है, मतलब कि पता लगाना किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट का पता लगाना। तो पहला है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं किसका, टोटल कॉस्ट का, जितना मटेरियल परचेज किया है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है उसको पता करते हैं। दूसरा है सिस्टमेटाइज्ड मटेरियल इश्यूड प्रोसीजर। ठीक है। जो मटेरियल इशू का जो प्रोसीजर है उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली हम इसमें वो मतलब उसका सिस्टमेटिक तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तीसरा है अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूज़, मटेरियल का प्राइस कैसा है, ठीक है, उसके इशूज़, मतलब प्राइस मटेरियल का कितना है, मतलब कि ज़्यादा में ख़रीदा या उसमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको हम अप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मटेरियल को परचेज करते हैं। इसमें आप लीफो फीफो का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सर्टेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। मेथड ऑफ प्राइसिंग क्या है, पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। ठीक है। ये आपके मेथड्स हैं प्राइसिंग के। अब फीफो के बारे में आपको बता दूं तो इट इज़ एन अकाउंटिंग मेथड इन विच असेट्स परचेज्ड और एक्वायर्ड फर्स्ट एंड डिस्पोज्ड ऑन फर्स्ट, मतलब कि अकाउंटिंग मेथड होता है जिसमें जो असेट पहले परचेज किया गया उसको पहले ही हमें क्या करना है, डिस्पोज करना है। जैसे मान लो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हैं, आपने जो प्रोडक्ट जनवरी में ख़रीदा, ठीक है, अब अप्रैल में आपको जुलाई, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। ठीक है। तो मई में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट डिस्पोज करना है। तो आपने जो जनवरी में खरीदा उसको आप पहले डिस्पोज कर रहे हो मई में, तो वो हो जाएगा आपका फीफो, मतलब कि फर्स्ट आपने इन किया, फर्स्ट आउट कर दिया। जो प्रोडक्ट आपने पहले खरीदा है उसको आप क्या कर रहे हो, पहले ही डिस्पोज कर रहे हो, उसे बोलते हैं फीफो। ठीक है। आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फीफो क्या होते हैं। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये सिंपल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज़ इजी टू ऑपरेट करने के लिए ईजी रहता है। इट इज़ गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। चौथा रिड्यूस वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री, और ये क्या करता है, इन्वेंट्री का जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज क्या है फीफो के, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन एंड हैंस इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लरिकल एरर्स। ये क्या करता है, कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट कर देता है और पॉसिबिलिटी जो होती है क्लरिकल एरर्स की उसमें इंक्रीजमेंट कर देता है। ठीक है। इसमें मतलब कि एरर्स होने की ज़्यादा संभावना रहती है किसमें, फीफो में। दूसरा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइजेज, जब प्राइजेस फॉल करते हैं किसी भी कमोडिटी के, उस पीरियड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू बी हाई, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कैसी रहती है, हाई रहती है। ठीक है। तीसरा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैचिंग करेंट कॉस्ट, जो ऑब्जेक्टिव होता है करेंट कॉस्ट को मैच करने का विद करेंट रेवेन्यूज कैन नॉट बी अचीव्ड अंडर फीफो वन। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है करेंट कॉस्ट और करेंट रेवेन्यू को मैच करने का, वो फीफो मेथड के द्वारा अचीव नहीं किया जा सकता। अब है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो। अब इसमें वही है कि आपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कोई सामान खरीदा, अब बात करते हैं मई
में आपको यूटिलाइज़ करना है, तो आपने जनवरी का जो सामान खरीदा उसको ना यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, अप्रैल वाला यूज़ कर रहे हो, तो आपने लास्ट में उसको खरीदा, फर्स्ट उसका यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं लीफो। ठीक है, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की लीफो के। तो पहला है इट इज़ सिंपल एंड यूजफुल व्हेन ट्रांजैक्शन आर फ्यू। ये सिंपल और यूजफुल है जब ट्रांजैक्शन कैसा होता है, कम होता है। दूसरा है सिंस इश्यू आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट। जब इशू किया जा रहा है किस पर, एक्चुअल कॉस्ट पर। नो प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब कि जब इशू किया जाए किस पर, एक्चुअल कॉस्ट पर, जहाँ पे प्रॉफिट ना हो और ना लॉस हो। बाई अराइजिंग बाई यूजिंग दिस मेथड, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें अराइज होता है इस मेथड के हिसाब से। आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल कॉस्ट पर इशू कर रहे हो, जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, तीसरा है टैक्स बेनिफिट्स एंड इंप्रूवमेंट इन कैश फ्लो। इसमें जो टैक्स है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है और इंप्रूवमेंट होता है किसमें, कैश फ्लोज में। चौथा है लीफो प्रूव्स बेनिफिशियल इन प्राइसिंग डिसीजंस। जो प्राइसिंग डिसीजंस हैं उनको बनाने में लीफो क्या करता है, बेनिफिशियल प्रूफ होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लीफो के। पहला है अंडर दिस मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द ओल्ड प्राइजेस एंड डज नॉट रिप्रेजेंट द करेंट इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, इस मतलब में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको वैल्यू किया जाता है किस पे, ओल्ड प्राइजेस पे, जो पहले के प्राइजेस थे उस पर वैल्यू किया जाता है, एंड ये रिप्रेजेंट नहीं किया जाता किसमें, करेंट इकोनॉमिक वैल्यू में। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन प्राइजेस फ्लक्चुएट दिस मेथड बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। जब प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, प्राइसेस जब प्राइस क्या करते हैं, चेंज होते हैं, तो ये मेथड कैसा हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तीसरा है वेस्टेज ऑफ ओल्ड इन्वेंट्री। जो ओल्ड इन्वेंट्री है, जो पहले से आपने रखी है, जो आपकी जनवरी वाली इन्वेंट्री है, उसका क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। चौथा है डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री इन हैंड मतलब जो इन्वेंट्री आपके हाथ में है उसको कैलकुलेट करने के लिए कैसा पड़ता है, डिफिकल्ट पड़ता है। अब तीसरा इसमें है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया फॉर्मूला। इसको हम कैसे पता करते हैं, वैल्यू ऑफ मटेरियल इन स्टॉक अपन क्वांटिटी इन स्टॉक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल इन स्टॉक की वैल्यू है उस पर भाग दे दो क्वांटिटी इन स्टॉक, तो आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड आ जाएगा। ठीक है, चौथा है रिप्लेसमेंट प्राइस। इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज मार्केट प्राइस मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस मेथड भी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट प्राइस इज द प्राइस एट विच मटेरियल्स वुड बी रिप्लेस्ड। ये वो प्राइस होता है जिसमें मटेरियल क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। पाँचवा है स्टैंडर्ड प्राइस। उसमें देखो क्या होता है, रिप्लेस मतलब क्या होता है कि आपने कोई मटेरियल बाजार में बेचा, ठीक है, और आप बाजार में कितने में बेच रहे हो, तो वो हो गया आपका रिप्लेसमेंट प्राइस। आपने खरीदा कितने रुपए में तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट प्राइस में आपने क्या किया, कोई मटेरियल आपने बाजार में बेच दिया तो आपने उसे रिप्लेस्ड किया है, तो उसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस की। तो स्टैंडर्ड प्राइस इज द प्री डिटरमाइंड प्राइस। ये क्या होता है, पहले से डिटरमाइन किया हुआ प्राइस होता है। देयर फोर दिस प्राइस इज नेदर द कॉस्ट प्राइस नॉर द मटेरियल मार्केट प्राइस। इसलिए क्या होता है, ना तो ये कॉस्ट प्राइस होता है और ना ये मटेरियल मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, सिक्स की बात करें तो है हाल से प्रीमियम प्लान। ठीक है, सिक्स जो नोट है हाल से प्रीमियम प्लान। तो इसमें क्या है, इन हाल से प्लान द टाइम वेजेस आर गारंटीड इवन इफ द आउटपुट ऑफ वर्कर इज बिलो द स्टैंडर्ड। मतलब कि जो वर्कर्स के द्वारा आउटपुट है अगर वो एक स्टैंडर्ड से भी नीचे है, मतलब उतना वर्कर्स को करना चाहिए था मिनिमम, लेकिन उसने नहीं किया, तब भी वेजेस आपको कैसे मिलते हैं, गारंटीड मिलते हैं आपको टाइम के हिसाब से, उसे हम बोलते हैं हाल से प्रीमियम प्लान। ठीक है, इन केस द वर्कर कंप्लीट्स द वर्क इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि वर्कर्स ने क्या किया कि स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही काम पूरा कर लिया। ठीक है, देन ही या सी विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल टाइम। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या होगा कि एक्चुअल टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट दी जाएगी। जैसे मान लो कि आपको 1 घंटे में कोई काम फिनिश करना था, आपने उसको आधे घंटे में कर लिया। अब ऐसा नहीं आपको आधे घंटे में कर लिया तो आपको आधा घंटा जो आप रेस्ट कर रहे हो उसका आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको पूरा 1 घंटे का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको आप जल्दी कर लो तब भी उतना ही मिलेगा और देर में करो तब भी आपको 1 घंटे का ही पेमेंट मिलने वाला है। आपसे जल्दी करो चाहे 1 घंटे में करो, उससे हम बोलते हैं हाल से प्रीमियम प्लान। ठीक है, सेवन्थ है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, तो मशीन आवर रेट है, उसके एडवांटेज क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। तो एडवांटेजेस हैं, पहला है इट हेल्प्स टू कंपेयर द रिलेटिव इफिशियंसीज एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, ये हेल्प करता है आपको रिलेटिव इफिशियंसी को कंपेयर करने में और जो कॉस्ट है किसी डिफरेंट मशीन्स को ऑपरेट करने में, उसमें पता करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है मशीन आवर रेट। ठीक है, दूसरा है इट ब्रिंग्स टू लाइट द एक्सिस्टेंट एंड एक्सटेंट ऑफ आइडल टाइम ऑफ मशीन। मतलब मशीन कितना आइडल टाइम एक्सटेंड कर रही है, मतलब कितना आइडल टाइम मशीन कर रही है, मतलब ऐसा टाइम जो मशीन से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसको पता करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तीसरा है इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड हाउ फार द यूज़ ऑफ मशीन वर्क इज़ प्रिफरेबल टू मैनुअल वर्क। मतलब कि ये मैनेजमेंट को डिसाइड करने में पता करता है कि मशीन से काम करना कितना सही है मैनुअल वर्क के हिसाब से। ठीक है, मतलब मैनुअल वर्क से आप काम कर रहे हो और मशीन से काम कर रहे हो तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना सही रहेगा, तो वो पता करने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है।
चौथा है इट इज़ मोस्ट साइंटिफिक प्रैक्टिकल एंड एक्यूरेट मेथड। ये क्या है, एक साइंटिफिक मोस्ट सबसे ज़्यादा साइंटिफिक प्रैक्टिकल और एक एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो पहला है इट इन्वॉल्व्स एडिशनल वर्क इन असेसिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन एंड दस इट इज़ कॉस्टली मेथड। ये कैसा है, एडिशनल वर्क को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। वर्किंग आवर मशीन्स के लिए कैसा है, कॉस्टली है, मतलब कि इसमें जो मशीन्स है उनको प्रोड्यूस करने में, मतलब उसको चलाने के लिए हमें, और उसको मतलब कि सब चीज़ देखने के लिए हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कैसा है, ये कॉस्टली पड़ जाता है। दूसरा है इट गिव्स इनएक्यूरेट रिजल्ट इन मैनुअल लेबर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये क्या करता है, जो मैनुअल लेबर है उसका जो रिज़ल्ट है एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। मैनुअल लेबर कितना वर्क कर रही है मशीन से, उसमें को मिलाकर क्या करते हैं, जैसे मान लो मैनुअल लेबर अगर हाथों से काम करती है तो उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकती, मशीन का यूज़ करती है, ठीक है, तो प्रोडक्शन कर सकती है। तो जो मैनुअल जो लेबर है उसका भी रिजल्ट को ये क्या करता है, एक्यूरेट प्रेजेंट करता है मशीन आवर रेट, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पता चल जाता है कि अभी जो लेबर है वो कितना काम कर रही है। अब मशीन से जो काम कर रहा है उसको तो टाइम कम लगेगा ही लगेगा, ज़्यादा काम कर सकता है। अब इसमें लेबर का क्या मतलब कि काम है, उसको पता करने के लिए मशीन आवर रेट का पता करना ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा है इट डिमांड्स एडिशनल स्टाफ फॉर द क्लरिकल वर्क विच इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट। ये क्या करता है, इसके लिए एक एडिशनल स्टाफ चाहिए जो कि क्या करता है, जो क्लरिकल वर्क्स होते हैं, मतलब कि मशीन्स के जो क्लियर करने के लिए वर्क होते हैं, उसके लिए मतलब कि एक एडिशनल स्टाफ चाहिए होता है मशीन्स के लिए, कि मशीन कहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, मशीन में कितना डिप्रेसेशन आ रहा है, मशीन सही है कि नहीं है, उसके इक्विपमेंट अच्छे से वर्क कर रहे नहीं कर रहे, तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट भी देना पड़ता है। सेवन्थ है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रोसेस लॉसेस, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होता है, इट इज़ नॉन एज नॉर्मल वेस्टेज, को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं। नॉर्मल लॉस इज अ लॉस दैट टेक्स प्लेस, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो मतलब जो दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस, जब प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, ठीक है, जो मतलब जैसे मान लो कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो और उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस पे जो आपको लॉस हो रहा है उसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे मान लो कि आप कोई शर्ट बना रहे हो, ठीक है, शर्ट बनाने में आप बहुत सारा कपड़ा काटते भी अलग डिफरेंट टाइप से, जो क्लॉथ वेस्ट हो जाता है उसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस, ठीक है, जो कि हमें प्रोडक्शन में हुआ है वो नॉर्मल लॉस है। एब नॉर्मल लॉस क्या होता है, एब नॉर्मल लॉस रेफर्स टू अ लॉस दैट अराइजेज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मतलब कि ऐसा लॉस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ऐसी कोई लॉस हो गया जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे कि वो लॉस हुआ है। जैसे डिफेक्टिव मटेरियल, आपने मटेरियल खरीदा लेकिन कैसा हो गया, डिफेक्टिव निकला, टूट गया, तो वहाँ पे आपको लॉस हो गया, ठीक है। केयरलेसनेस, आप क्या कर रहे हो, कोई सामान बना रहे हो, जैसे मान लो कि आप बना रहे हो एक जो होता है ना मिरर बना रहे हो, ठीक है, मतलब बड़ा सा एक आप बना रहे हो मिरर, ठीक है, और मिरर क्या किया आपने, आपकी केयरलेसनेस की वजह से फूट गया, तो वो कैसा है, आपका एबनॉर्मल लॉस है। मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, वो क्या आपका एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। एर्थ है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलर वैल्यू, मतलब कि एक समान वैल्यू के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, आर मेड टुगेदर, मतलब एक साथ किया जाता है, विद सेम इनपुट, और सेम इनपुट के साथ, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। हम क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट, मतलब कि एक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि एक 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स को सेम इनपुट के साथ और सिमिलर वैल्यू के बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जांपल है प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल टू ऑब्टेन गैलोसिन, जो क्रूड ऑयल होता है उसका हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, ग्लोसिन मिलता है, डीजल मिलता है और अदर लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल को जब प्रोसेसिंग में डालते हैं तो ग्लोसिन भी मिलता है, डीजल मिलता है और लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें अलग से नहीं किया, जॉइंट प्रोडक्ट है ये, मतलब एक पे वर्क किया तो हमें ये सारी चीज़ें मिल गई। वैसे ही डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वुड्स ऑब्टेन फ्रॉम अ सेम काइंड ऑफ ट्री, जब हम पेड़ काटते हैं तो हमें डिफरेंट ग्रेड ऑफ वुड्स मिलते हैं, कोई मोटा मिलता है, कोई पतला मिलता है, ठीक है, कुछ बहुत मतलब लंबे मिलते हैं, कुछ छोटे मिलते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा मोटे होते हैं, वुड जो होती है। तो हमने क्या किया, काटा पेड़ है, हर एक चीज़ प्रोसेस सेम रहा, लेकिन हमें डिफरेंट टाइप्स के हमने प्रोडक्ट्स मिल गए। अब बात करते हैं बाई प्रोडक्ट की। तो बाई प्रोडक्ट क्या है, द टर्म बाई प्रोडक्ट मीन्स अ प्रोडक्ट विच इज़ इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड। ये क्या है, एक टर्म है जो क्या होता है कि कोई एक अचानक से कोई प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया, जब आप क्या कर रहे थे, किसी और प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर रहे थे, मतलब कि किसी और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते टाइम आपको कोई प्रोडक्ट क्या हुआ, मतलब फ्री फंड में मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। बाई मतलब प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक है। जैसे स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस, जब हम ग्रेन को हार्वेस्ट करते हैं, जब काटते हैं, ठीक, हार्वेस्ट करते हैं तो हमें स्ट्रॉ मिल जाता है, जो कि जिसे हम भूसा बोलते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने, अब ये तो है नहीं कि हमने स्ट्रॉ के लिए ग्रेन को हार्वेस्ट किया है, हम ग्रेन को हार्वेस्ट क्यों करते हैं, हमें ग्रेन मिलने के लिए। अब ग्रेन को हार्वेस्ट करते टाइम हमें क्या मिल गया, स्ट्रॉ मिल गया, फ्री फंड का मिल गया, उसे बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। वैसे बटर मिल्क फ्रॉम गेटिंग घी प्रोसेस, जो हम घी निकालते हैं,
हैं, घी निकालने में क्या करना पड़ता है, जो दही होता है उसको फेरना पड़ता है, फेरने का जब उसे फेरते हैं तो उसमें से घी निकलता है, घी तो हम निकाल लेते हैं लेकिन हमें बटर मिल्क फ्री का मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। 9th की बात करें तो प्रोसीजर फॉर एवोल्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को एवोल्यूट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट है असर्टेन द नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड एंड फिनिश्ड, मतलब कि कितने नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुए और कितने फिनिश्ड हो गए हैं उनको असर्टेन करना। दूसरा है कन्वर्ट द प्रोडक्शन इनटू इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर दो किसमें, इक्विवेलेंट यूनिट्स में, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, मतलब कंसीडर करने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ है उसके जो प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर दो किसमें, इक्विवेलेंट यूनिट्स में। द प्रोसेस लॉसेस ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विद देयर डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। कंसीडरेशन क्या करना है आपको, कितना प्रोसेस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क कितना है इन प्रोग्रेस, उसको कंसीडर करने के बाद आप क्या करो, प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर दो किसमें, इक्विवेलेंट यूनिट्स में, ठीक है। तीसरा है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है किसकी, मटेरियल की, लेबर और ओवरहेड की, उसको फाइंड आउट कर लो। स्टेप फोर्थ है डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब कि जो कॉस्ट पर यूनिट है किसका, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, उसको डिटरमाइन कर लो सेपरेटली एलिमेंट वाइज। कैसे, एलिमेंट वाइज, एलिमेंट कौन कौन से आपके, वही मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। बाय डिवाइडिंग ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव इक्विवेलेंट यूनिट्स, और क्या करना है आपको, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को उसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्टेप 4 ये हो गया। स्टेप 5 क्या है, फाइनली असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब क्या करोगे, असर्टेन करना है किसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको असर्टेन करना है। इसमें क्या करना है आपको, इंक्लूड करना है कौन सा जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी, ठीक है। 10th की बात करूँ तो आपका लॉग बुक क्या होता है, अ लॉग बुक इज़ अ बुक इन विच समवन रिकॉर्ड्स डिटेल एंड इवेंट्स रिलेटिंग टू समथिंग, मतलब कि कोई ऐसा इवेंट या कोई भी चीज़ जिसकी हम क्या कर रहे हो उसमें रिकॉर्ड करके रख रहे हो। बेसिकली किस लिए होता है, कोई आपने जर्नी की है, कोई ट्रैवलिंग जर्नी की है, ठीक है, या फिर लाइव जर्नी है या कोई व्हीकल जर्नी है, उसका हम क्या करते हैं, लॉग बुक में डिटेल्स रखते हैं। 11th की बात करूँ तो आपका है नीड फॉर रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट की नीड क्या थी, तो इसकी नीड क्या है, टू रिवेल द रीज़न फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट, मतलब कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके मतलब कि उनका रीज़न क्या है, उनके बीच में डिफरेंस का रीज़न क्या है, उसको रिवेल करना क्या कहलाता है, इसकी नीड थी रिकन्सिलेशन की, ठीक है। और दूसरा है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बोथ सेट्स ऑफ अकाउंट एज वेल एज टू डिटेक्ट एरर्स, मतलब कि दोनों अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए और जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन अकाउंट की नीड पड़ती है। तीसरा है एंड ओमिशंस कमिटेड इन द अकाउंट, और कोई भी ओमिशंस हो गया जो कि अकाउंट में ओमिट किया है तो उसको पता करते हैं। तीसरा है टू इंश्योर द रियलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स इन ऑर्डर टू करेक्ट असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंट की जो रियलिटी है उसको हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं जिससे कि एक अच्छी तरीके से प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है, किसमें डिफरेंस, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के बीच में। तो पहला है आइटम्स ऑन ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंट एंड नॉट इन द कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट अकाउंट में ऐसे आइटम्स नहीं आते, फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं। अगर आपका कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस आए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो पहला क्या है, फाइनेंशियल चार्जेस जैसे पेनल्टीज एंड फाइन्स पेड, इनकम टैक्स पेड, लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वो आइटम्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं लेकिन कॉस्ट में नहीं आते। बी है फाइनेंशियल इनकम्स जैसे रेंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं आते। तीसरा है आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी आपके किस में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं लेकिन कॉस्ट में नहीं आते। कौन कौन से हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। अब कुछ आइटम ऐसे हैं जो कॉस्ट अकाउंट में आते हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं आते, जैसे इनकम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, चार्जेस ऑन रेंट। अब बात करते हैं 12th का, तो 12th है प्रिपरेशन ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये थ्योरी बेस पे अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 338 दे सकते हो आप, ठीक है। और इससे या तो इससे मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने थ्योरी नहीं कराई है। तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, अब देखो जैसे इनकम टैक्स में क्या हुआ था कि थ्योरी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से थ्योरी बना दी गई थी। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इसमें ऐसा किया जाता है तो आप क्या करो, पेज नंबर 338 पे जाके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं तो उसको आप चेक कर लो। अगर आपको वो नहीं पता है, अगर आपको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है तो आप उसको पूरा लिख के आ सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेट दैट इन्वेंट्री स्टॉक इज सोल्ड और यूज एंड रिप्लेस्ड। ये वो रेट होता है जिस पर इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो सोल्ड किया गया है, यूज किया गया है या रिप्लेस किया गया है, ठीक है। ऐसा रेट इन्वेंट्री स्टॉक जिस पर सोल्ड किया गया है या तो यूज़ किया गया या फिर रिप्लेस किया, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जो गुड्स का आपने बेची है उसका कॉस्ट क्या है, उसमें डिवाइड कर दो किससे, द एवरेज इन्वेंट्री फॉर द सेम पीरियड। उस सेम पीरियड में जिसमें आपने कॉस्ट को सोल्ड किया है उसमें एवरेज इन्वेंट्री कितना था उससे, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहलाता है। तो EOQ इज़ अ कैलकुलेशन कंपनीज परफॉर्म दैट रिप्रेजेंट देयर आइडियल ऑर्डर साइज अलाउइंग देम टू मीट डिमांड विदाउट ओवर स्पेंडिंग। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, एक कैलकुलेशन होता है जो कंपनी परफॉर्म करती है क्या एक मतलब कि देखो सिंपल समझ लो कि आप कोई डिमांड है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, आप उसके लिए आप कितना ऑर्डर, कितना सामान चाहिए, आपको कितना ऑर्डर की नीड है, उतना ही आपको जो ऑर्डर, जैसे मान लो कि आपको डिमांड आई है 100 प्रोडक्ट की, ठीक है। अब 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए 100 किलोग्राम कोई भी मटेरियल। अब आप क्या कर रहे हो, जो 100 किलोग्राम मटेरियल चाहिए उसको पता करने के लिए कितना आपको चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका ओवर स्पेंडिंग बच जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं EOQ। इससे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, इसलिए मैंने इसको आपका लिख दिया है। अब बात करते हैं आइडल टाइम क्या होता है, ठीक है। आइडल टाइम की बात कर लेते हैं। तो आइडल टाइम इज़ अ पीरियड, मैं पहले बता चुका हूँ, ऑफ टाइम इन विच एन एसेट, मतलब ऐसा कोई टाइम पीरियड जिसमें एसेट जैसे मशीनरी और एम्प्लॉय दो ही एसेट होते हैं, इज़ रेडी एंड अवेलेबल बट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। मतलब कि वो रेडी भी हैं और अवेलेबल भी हैं लेकिन कोई काम मतलब प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो कि लेबर है, 1 घंटे का काम करना है, 1 घंटे में वो क्या कर रही है, 50 मिनट तो काम कर रही है प्रोडक्टिव में, और दूसरा क्या कर रही है, कभी पानी पीने जा रही है, कभी वॉशरूम जा रही है, या फिर कभी कुछ और काम कर रही है। तो वो जो पानी पीना, वॉशरूम जाना, वो क्या है, आपका आइडल टाइम है, ठीक है। कॉजेस क्या है इसके, तो इसमें है मशीन ब्रेकडाउन होना, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ मटेरियल की कमी होना, लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन की कमी होना, पुअर प्लानिंग अच्छे से नहीं है, अनयूटिलाइज्ड वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, डिलेड इंस्ट्रक्शन मिलने में देरी हो रही है, द नीड फॉर अ सीजनल प्रोडक्ट इज़ नो मोर, मतलब कोई सीजनल प्रोडक्ट आप बनाते हो, अब आपकी कंपनी क्या कर रही है, सीजनल प्रोडक्ट पे वर्क करती है, अब उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो जो मशीन है वो कैसी रहेंगी, बंद रहेंगी, तो वो क्या है, आइडल टाइम है किसका, मशीन का। अब बात करते हैं कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहला है मेक श्योर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड सुपरवाइज टू मिनिमाइज द आइडल टाइम। पहले श्योर हो जाओ कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली प्लान्ड है कि नहीं है और सुपरवाइज की जा रही कि नहीं जा रही, इससे कि आइडल टाइम मिनिमाइज किया जा सके। पे स्पेशल अटेंशन, आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी जिससे कि मेंटेनेंस किया जा सके किसका, इक्विपमेंट का, जिससे कि आइडल टाइम को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, जिससे कि मशीनरी फेलर ना हो, मतलब कि मशीनरी फेलर ना हो। और मशीनरी फेलर क्या होगा, मशीनरी फेलर होगा तो क्या होगा, आइडल टाइम आपका इंक्रीज़ होगा। तो मशीनरी फेलर ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन आप कैसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जैसे कि वर्कर्स को टाइम ना मिले पास करने का, ठीक है। आगे बात करते हैं कंडक्ट प्रॉपर एंड रेगुलर चेकअप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लांट्स। जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उन पर आप प्रॉपर एंड रेगुलर चेकअप करते रहो, जाके चेक करते रहो कि काम हो रहा कि नहीं हो रहा। फिफ्थ है कीप द फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल कंसिस्टेंट, जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी ना हो, उसका जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। 1 घंटा 36 मिनट की वीडियो बन गई है, चलो कोई बात नहीं, होता है। अब बात करते हैं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि आप लोग परेशान कर देते हो यार सर, नोट्स, मैं आपको बता चुका हूँ यार, मैं भी अभी पढ़ के बना रहा हूँ इनको नोट्स, तो मुझे लिखना पड़ता है और हेल्थ ख़राब है उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मतलब इतना समझा करो। मतलब मैं यार जो चीज़ें वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब फ्री का मिलता है ना तो लोगों को उसमें मतलब कि वो पछता नहीं है। अब वही चीज़ आप लोग 200-300 रुपये में आराम से खरीदते हो, वो चाहे 1 दिन पहले दे तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सुनते ही नहीं है। मैं आपकी सुनता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब समझता हूँ, तो आप लोग उसका मतलब ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, दिन में 50 कॉलें पड़ी रहती हैं कि सर नोट्स, मैसेज व्हाट्सएप पे, ठीक है, ग्रुप पे नहीं, मतलब IB में मैसेज कर रहे हैं सर नोट्स, टेलीग्राम पे सर नोट्स, कमेंट्स में सर नोट्स, और मैं कभी किसी को इग्नोर करने का मन नहीं करता है। तो यार थोड़ा सा अगर मैं आपको समझ रहा हूँ तो आप मुझे भी समझिए ना, मेरी हेल्थ ख़राब तभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो आगे वाले एग्जाम्स हैं शायद उनमें मैं आपको आंसर्स ना दे पाऊँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा। कंप्यूटर का एग्जाम है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले जो आपने ई-कॉमर्स में पढ़ा था उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा 29 की शाम तक, ठीक है। शाम तक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 29 की, तो आप उनके आंसर्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे पे टाइम मिला, मेरी अगर तबीयत ठीक रही तो मैं आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, जैसे मैं भी करा रहा हूँ, ठीक है।
तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे भी, और फॉलो वॉलो करते रहा करो यार। घर से प्रेशर मिलता है कि कुछ हो नहीं रहा तुम्हारा, तो फिर क्यों इसमें लगे पड़े हो, फॉलोवर्स मतलब जो सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो उसको छोड़ दो, ये वो मतलब बहुत सारे लोग आते हैं ना जो मतलब कि नेगेटिव व्यूज़ वाले, बहुत सारे लोग आते हैं टाइम खींचने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो जिससे कि मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। और जो उसके पीडीएफ है, वैसे पीडीएफ मेरा प्रोवाइड करने का मन नहीं है, क्योंकि आप लोग उसका गलत यूज़ कर देते हो, अलग अलग जगह सेंड कर देते हो, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, उसको बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब मार्केट में मेरे पीडीएफ्स बेचे जा रहे हैं, मैं जो मेहनत करके फ्री में प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। आप लोग वीडियो से पढ़ लेना, अगर बाई चांस मेरा दिल किया देने का, क्योंकि आप लोग की अगर मुझे, मैं समझता हूँ कि यार मतलब कि कभी कभी दिल थोड़ा सा पिघल जाता है कि यार नहीं कोई नहीं यार दे दो, जब हमारे पास है तो देने में क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा यार थोड़ा हर्ट होता है जब कोई उसको सेल आउट करता है। तो अगर आप लोग, अगर मेरा मन किया देने का, तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो मतलब ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपका बेनिफिट रहेगा। मैं बहुत सारे उसमें डिस्कशन भी करता रहता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।